मॉर्निंग एवरीवन। हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देख रहे थे। हमने दो चीजें कंप्लीट की थी। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, बराबर। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस वी डिवाइड कॉन्ट्रैक्ट इनटू टू टाइप्स, executed contracts and executory contracts. What are the executed contracts? When both the parties to the contract have discharged their obligations, have completed their obligations. समझ में आ रहा क्या? उसको बोलते हैं executed contract. दोनों साइड से कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है, both have discharged their obligations, completed their obligations. दोनों साइड से ऑब्लिगेशन आउटस्टैंडिंग नहीं है, हम उसको बोलते हैं कौन सा? बोलो मुझे। हम उसको बोलते हैं, नोटबुक भी दें, ठीक है, मॉड्यूल और नोटबुक, यस। तो ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। तो दोनों साइड से कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है, ऑब्लिगेशंस आउटस्टैंडिंग नहीं है, हम उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। ऑन द कॉन्ट्री, अगर मिनिमम एक साइड से भी पेंडिंग है तो उसको एग्जीक्यूटरी बोलते हैं। अगर दोनों साइड से पेंडिंग है तो उसको हम बायलैटरल एग्जीक्यूटरी बोलते हैं। अगर एक ही साइड से पेंडिंग है तो उसको हम यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी बोलते हैं। आई होप क्लियर है। कैश सेल इज एन एग्जांपल ऑफ एग्जीक्यूटेड ट्रांजैक्शंस, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। कैश सेल, सामने वाले ने गुड्स दिए, तुमने उसको पेमेंट किया। कैश परचेस, तुमने पेमेंट किया, सामने वाले ने गुड्स दिए। समझ में आ रहा है क्या? अरे सुनो, तो कैश ट्रांजैक्शन जनरली किस में आ जाएंगे? कैश परचेस, कैश सेल्स, वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगे। एंड जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है ना, वो जनरली यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी में आ जाएंगे। यू आर डिलीवर द गुड्स टू योर डेटर बट डेटर हैज नॉट येट पेड यू। समझ में आ रहा है? अरे यस नो, so they are unilateral executory contracts on the basis of performance हो गया। फिर आता है on the basis of formation। on the basis of formation कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं ना, 4 या 5। quasi, ई कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट, देन एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड, 4 टाइप्स, बराबर। हाँ, तो फर्स्ट ध्यान देना, व्हाट इज द एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट? बोलो मुझे, व्हाट इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स जिसके टर्म्स आर एक्सप्रेस टू वर्ड्स स्पोकन और वर्ड्स रिटन, हम उनको बोलते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। आई होप समझ में आ रहा है। थ्रू द वर्ड स्पोकन और थ्रू द वर्ड रिटन, जो प्रॉमिस है या जो एक्सेप्टेंस है वो थ्रू द वर्ड स्पोकन और थ्रू द वर्ड्स रिटन इस फॉर्म में होता है, उसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, बराबर। ऑन द कॉन्ट्री, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? मैडम, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड थ्रू इम्प्लीकेशंस। आई मीन तीन चीजें थी, थ्रू एक्शन, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज और थ्रू डीलिंग्स बिटवीन द पार्टीज। जब इसके थ्रू कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो रहा है उसको हम बोलते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल, कूली का एग्जाम्पल दिया था। कूली लगेज उठाता है, तुम उसके पीछे चल देते हो, राइट। ऑफर इम्प्लाइड है, थ्रू एक्शंस है, एंड तुम्हारा एक्सेप्टेंस भी थ्रू एक्शंस है, दैट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। रेलवे स्टेशन पे वेटिंग मशीन होती है, वेंडिंग मशीन होती है, दैट इज दैट इज इम्प्लाइड ऑफर। जिसने वो मशीन रखी है उसने ऑफर दी है, यू कैन कम एंड आप आपका कितना वेट कर सकते हो। आप उस मशीन पे गए, 1 रुपए का कॉइन डाला, आपने वेट किया, आपने एक्सेप्टेंस दिया। ऑफर थ्रू इम्प्लाइड है, राइट, एंड एक्सेप्टेंस भी इम्प्लाइड है। आप उसको इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो, जिसको टैसिट कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? टैसिट। टैसिट मीन साइलेंट। समझ में आ रहा है क्या? तो दैट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। या और एग्जांपल देना है, राइट, एटीएम का एग्जांपल दे सकते हो। एटीएम है, दैट इज एन ऑफर, तुम आके पैसे विड्रॉ कर सकते हो। तुम एटीएम में गए, तुमने पैसे विड्रॉ किए, तुमने ऑफर को एक्सेप्ट किया, हो गया। किसी को बोलने की जरूरत नहीं, कहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं, राइट, इट्स ए इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, राइट। सिग्नल पे एक छोटा बच्चा आता है, वो तुम्हारे गाड़ी के शीशो जो कांच वगैरह होते हैं उसको साफ करता है, इम्प्लाइड ऑफर है। तुमने कुछ नहीं बोला, दैट इज इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दिया, एंड फिर आप उसको पेमेंट करते हो, राइट। तो ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। ऑक्शन सेल, आईपीएल तुमने देखा होगा। आईपीएल में क्या होता है, राइट, बिडिंग होती है, तो जिसको बिड करना है वो अपना हाथ ऊपर करता है, पेडल ऊपर करता है, राइट। फिर जिसको उसको बिड को कट करना है वो और अब राइट उसका हाथ ऊपर करेगा, तो ये कंटिन्यू चालू रहता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जब आप हाथ ऊपर कर रहे हो, आप बिडिंग कर रहे हो, आप कुछ बोल नहीं रहे हो, खाली आप पेडल को ऊपर कर रहे हो,
आप ऑफर दे रहे हो एंड राइट तुम्हारे ऑफर को कोई काउंटर कर रहा है बाय गिविंग अनदर ऑफर एंड ये निगोशिएशन चल रहा है, एंड में जो हाईएस्ट बिडर होगा उसके हाथ ऊपर रहेगा एंड उसको एक्सेप्टेंस कैसे मिलेगा विथ ए राइट 3 स्ट्रोक्स ऑफ द हैमर, हैमर के 3 स्ट्रोक हो गए तो एक्सेप्टेंस मिल गया, ऑफर इंप्लाइड है, एक्सेप्टेंस इंप्लाइड है, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वैसे so there are many examples जहाँ पे implied contracts होते हैं, so express contract through the word spoken or through the words written, implied contracts are through the implications, I mean through action, through conduct or through the dealings between the parties। अब ऑक्शन में dealings between the party बोल सकते हो आप एक दूसरे के साथ, समझ में आ रहा है? वो पहले डिसाइडेड होता है कि भाई राइट हाथ ऊपर करने पे बिड कितने से बढ़ जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आईपीएल में आपने देखा होगा एक 20 लाख से या 25 लाख से ऐसे अमाउंट्स बढ़ते जाते हैं, एक लिमिट के बाद वो फिर और अमाउंट से बढ़ जाते हैं, जो भी रहता है उनका मुझे नहीं पता या याद नहीं है, ऐसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। सेम दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेस और ऑन द बेसिस ऑफ राइट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एंड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। फिर आते हैं कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स। व्हाट आर द कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स? दे आर नॉट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट्स, द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट्स नेवर इंटेंडेड टू क्रिएट द कॉन्ट्रैक्ट, हाउएवर बिकॉज ऑफ द लॉ दे हैव एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, लॉ हैज इन्फोर्स्ड दैट कॉन्ट्रैक्ट। उसमें हमने प्रिंसिपल देखा था अनजस्ट इनरिचमेंट। अनजस्ट इनरिचमेंट मतलब क्या? राइट यू कैन नॉट टेक द बेनिफिट एट ए कॉस्ट ऑफ अदर। अगर राइट दूसरे के कॉस्ट पे आप बेनिफिट ले रहे हो तो लॉ तुम्हें बोलता है कि तुमने सामने वाले को कंपेंसेट करना चाहिए, उसके लिए पैसे देने चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ध्यान देना राइट कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स आर इन्फोर्स्ड बाय द लॉ। तुमने कभी वो कॉन्ट्रैक्ट जो दो पार्टीज है जिन पे लॉ ने वो इन्फोर्स किया है कॉन्ट्रैक्ट, राइट तुमने कभी एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं था बट लॉ की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, राइट फाउंडर ऑफ द लास्ट आर्टिकल बेस्ट एग्जांपल है फाउंडर ऑफ लॉस्ट आर्टिकल। तुम्हें कोई चीज मिल जाती है तो लॉ तुम्हें बोलता है कि यू शुड टेक रीजनेबल स्टेप्स टू फाइंड आउट द ट्रू ओनर ऑफ दैट आर्टिकल एंड तुमने उसको हैंड ओवर करना चाहिए। तो जो ट्रू ओनर ऑफ आर्टिकल है एंड जो तुम हो जिसको यू आर ए फाउंडर ऑफ लॉस्ट आर्टिकल, ट्रू ओनर एंड फाउंडर ऑफ लास्ट आर्टिकल में राइट कभी कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं कि तुम जाके वो ढूंढ के आओ, बट लॉ ने तुम पे ऑब्लिगेशन डाला है कि तुम्हें ट्रू ओनर को ढूंढना है, तुम्हें उसको वो चीज देनी है। राइट टू अंडरस्टैंड? आई होप समझ में आ रहा है। तो राइट इसमें बेस्ट एग्जांपल दिया जाता है फाउंडर ऑफ लॉस्ट आर्टिकल। आर यू गेटिंग मी? कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स। या दूसरा एग्जांपल गलती से तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ गए, गलती से आ गए, मिस्टेक से आ गए, तो जिसने गलती से तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं, राइट टू अंडरस्टैंड, राइट अब राइट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पैसे आप उसको ट्रांसफर करो ऑन द बेसिस ऑफ राइट अनजस्ट इनरिचमेंट, किसी और के कॉस्ट पे तुम्हारा बेनिफिट हो रहा है, तुमने उसको वो रिटर्न करना चाहिए। हमने नायडू का एग्जांपल लिया था, नायडू को मैंगोज मिले थे, राइट और नायडू ने मैंगो खा लिया एंड सपोज ट्रू ओनर आता है तो नायडू शुड नाउ कंपेंसेट हिम, जो भी प्राइस है वो देनी चाहिए। ये किसने लाया है? ये लॉ ने लाया है। तो दिस इज नेवर क्रिएटेड बाय द टू पार्टीज, इट इज क्रिएटेड बाय द लॉ। उसको बोलते हैं कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स। इसको क्या बोलते हैं? कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स। एंड द लास्ट वन बोलो मुझे क्या है? लास्ट वन है ई कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ईडीआई कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के थ्रू, राइट जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं हम उनको बोलते हैं ईडीआई कॉन्ट्रैक्ट। इनका दूसरा नाम क्या है? साइबर कॉन्ट्रैक्ट, माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे अलग अलग नाम है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड आजकल आप बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ई कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बहुत सारे। आप अमेजोन पे कोई भी चीज ले लो, आप जोमेटो, आप ओला बुक करते हो, उबेर बुक करते हो, समझ में आ रहा है क्या? आप एग्जाम्पल बीबी डेली पे चीजें बाय करते हो, ये सारे ई कॉन्ट्रैक्ट्स है, माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स है। द राइट यू एंड आप और जो दूसरी पार्टी है उनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के थ्रू तुम दोनों कनेक्टेड हो एंड उसके थ्रू you enter into contract, those contracts are called as e-contracts. So on the basis of right creation, that is formation, are you getting my point? 4 types of contract. And then on the basis of validity or enforceability, हमने ये स्टार्ट किया था और हम उसके बीच में थे। इफ यू रिमेंबर, मैं मेरे सीक्वेंस में सिखा रहा था, मैंने सबसे पहले बोला टू राइट जी, दैट इज वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट शायद से तुम्हारे इसमें लिखा नहीं है, बट मैंने वहां से स्टार्ट किया था, राइट ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सेबिलिटी और वैलिडिटी। मैंने सबसे पहले बोला वॉइड एग्रीमेंट। क्या बोला था मैंने? वॉइड एग्रीमेंट। उसमें मैंने क्या बोला था तुम लोगों को? राइट
वॉइड एग्रीमेंट इज एग्रीमेंट विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल ही नहीं है, ऐसा एग्रीमेंट जो आप कोर्ट में लेके ही नहीं आ सकते, ऐसा एग्रीमेंट जो तुम कोर्ट में लेके जा ही नहीं सकते, ऐसे एग्रीमेंट को वॉइड एग्रीमेंट बोलते हैं। मतलब वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं था। द एग्रीमेंट विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अब मैं बोल रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सेबिलिटी, राइट, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सेबिलिटी। जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल ही नहीं है उसको हम बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं? वॉइड एग्रीमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देन सेकंड आता है वो एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल है, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सेबिलिटी बोल रहा हूं ना, इन्फोर्सेबल नहीं है, इन्फोर्सेबल है। द एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज वैलिड एग्रीमेंट, नॉट वॉइड एग्रीमेंट। इट्स ए वैलिड एग्रीमेंट जो बनता है कॉन्ट्रैक्ट। आप उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो, आप उसको वैलिड एग्रीमेंट बोल सकते हो। समझ में आ रहा है? सेक्शन 2H, राइट, द एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज वैलिड एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स जो इसेंशियल एलिमेंट्स है सेक्शन 10 के 6 एंड अदर 5, वो मिनिमम 11 है, उससे ज्यादा भी हो सकता है बट वो मिनिमम 11 तो होनी ही चाहिए, ध्यान देना। तो वो जो इसेंशियल एलिमेंट्स हमने कंप्लीट किए, राइट, वो सारे के सारे प्रेजेंट्स होते हैं। ऐसे एग्रीमेंट को हम वैलिड एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड वॉइड एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें मिनिमम एक तो मिसिंग होता है। जो 11 मिनिमम होने चाहिए उसमें से एक आधा तो क्या हो जाता है? मिसिंग हो जाता है, इसलिए वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं। एग्जाम्पल, एग्रीमेंट विद इनकम्पिटेंट पार्टीज, माइनर के साथ एग्रीमेंट, इसेंशियल एलिमेंट कंप्लीट आपने, राइट, मिसिंग है, राइट। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, possibility of performance is one of the essential agreement. Terms of the agreement should be possible to perform. अगर आप ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो विच इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, इसेंशियल एलिमेंट मिसिंग है, वो वॉइड एग्रीमेंट है। आई होप समझ में आ रहा है। तो राइट, तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि अगर एक भी इसेंशियल एलिमेंट मिसिंग होता है ना, वो एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट बनता नहीं, वो वॉइड एग्रीमेंट रहता है। एंड जब सारे के सारे मिनिमम 11 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उस एग्रीमेंट को हम वैलिड एग्रीमेंट बोलते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। तो दैट इज वैलिड एग्रीमेंट बिकम्स, राइट, कॉन्ट्रैक्ट। फिर मैंने बोला था वॉइडेबल एग्रीमेंट, या सॉरी क्या बोला था? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। याद होगा, इट इज सेक्शन 2I, वॉइड एग्रीमेंट, फिर कॉन्ट्रैक्ट, देन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट? ध्यान देना। इफ रिमेंबर, मैंने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में नायडू का एग्जांपल लिया था। मैंने बोला था अनुज ने नायडू से क्या किया? राइट, कोएर्शन के थ्रू गाड़ी ऑब्टेन की। बट अनुज बहुत प्रिंसिपलवादी है, तो बोलता है मैं कितना भी उसको धमका के गाड़ी लेके जाऊं, बट मैं उसको पैसे देके जाऊंगा। तो अनुज ने 2 लाख रुपए दिए, तो 10 लाख की गाड़ी मान के चलो, राइट। एंड नायडू ने, राइट, उसको 2 लाख में गाड़ी बेच दी अंडर कोएर्शन। तो नायडू कंसेंट इज नॉट फ्री कंसेंट। अरे समझ में आ रहा है क्या? नायडू को धमकाया किसने? अनुज ने। एंड वो गाड़ी लेके कौन गया? अनुज लेके गया। कार लेके कौन गया? अनुज लेके गया। अनुज बोलता है बट मैं फ्री में तो नहीं लेके जाऊंगा, मैं कितना भी क्यों ना हो, लेकिन मैं प्रिंसिपल वादी हूं, तो मैं उसको 2 लाख देके आऊंगा। तो अनुज ने उसको 2 लाख रुपए दिए नायडू को एंड गाड़ी लेके गया। अब ध्यान देना, यहाँ पे जो, राइट, नायडू है, राइट, नायडू की कंसेंट फ्री नहीं है। एंड देयरफॉर ट्राई टू अंडरस्टैंड, एट ए ऑप्शन ऑफ नायडू, नायडू किसके साथ गलत हुआ है? नायडू के साथ गलत हुआ है। तो एट ए ऑप्शन ऑफ नायडू ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल हो सकता है। एट ए ऑप्शन ऑफ इन्फोर्सेबल हो सकता है, आई मीन अगर नायडू चाहे तो उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, अगर नायडू चाहे तो उसको इनवैलिड वॉइड कर सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ध्यान देना, right, the agreement which is enforceable at a option of one or more of the parties but not a option of other or other parties। ये जो एग्रीमेंट है ये नायडू के ऑप्शन पे इन्फोर्सेबल है, अनुज के ऑप्शन पे नहीं। जिसके साथ गलत हुआ है एग्रीड पार्टी उसको इन्फोर्स कर सकती है अगर वो चाहती है तो, राइट। डिफॉल्टिंग पार्टी इन्फोर्स नहीं कर सकती। ड्यूरिंग दैट पीरियड, मतलब एक रीजनेबल टाइम होता है, ध्यान देना, उस रीजनेबल टाइम के बीच में नायडू हैज टू डिसाइड वेदर टू इन्फोर्स इट और वेदर टू कैंसल इट, अफर्म इट और रिसेंड इट। क्या बोला मैंने? अफर्म इट और रिसेंड इट।
अगर नायडू अफर्म करने का डिसाइड करता है तो दैट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तब तक राइट खाली नायडू का राइट था, या तो हाँ बोलना है ना बोलना, अनुज का राइट नहीं था। बट जब एक बार नायडू ने बोल दिया कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, तो एक दूसरे के अगेंस्ट ऑब्लिगेशंस एंड राइट्स बन जाएंगे, बिकॉज वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अगर नायडू ने डिसाइड किया ही वांट टू रिसिंड द कॉन्ट्रैक्ट, तो वो वॉइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। आई होप समझ में आ रहा है। अरे यस और नो? सो राइट, एक रीजनेबल टाइम के भीतर एग्रीड पार्टी हैज टू डिसाइड टू अफर्म और टू रिसेंड। अगर ड्यूरिंग दैट पीरियड, तो एक रीजनेबल टाइम के भीतर राइट नायडू डज नॉट अफर्म और डज नॉट रिसेंड, तो हम मानते हैं उसने अफर्म किया एंड वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? राइट, वैलिड बन जाएगा। अब 4 साल के बाद अनुज के राइट नायडू जाके बोलता है राइट कि नहीं, मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड करना है। 4 साल बहुत बड़ा पीरियड हो गया इन दिस एग्जांपल। समझ में आ रहा है क्या? तो उस केस में रीजनेबल टाइम खत्म हुआ है, तो वी विल अज्यूम कि नायडू ने उसको अफर्म किया है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अरे तुम्हारे पास कॉन्ट्रैक्ट राइट छोड़ने का अधिकार है, राइट है, बट एक रीजनेबल टाइम में तुमने क्या करना चाहिए? राइट, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। आई होप समझ में आ रहा है। तो आई होप समझ में आ रहा है। राइट, कल जाके इमेजिन करो, राइट कल जाके तुमने एक लड़की को धमकाया, तुम कोयता लेके गए और उसको बोला कि तू हाँ बोल, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। वो बोलती है हाँ मेरा हाई है, हमेशा से हाई था। अब उसको भाई उसको जान पा रही है। अब ध्यान देना, तुमने उसको धमकाया, उसने हाँ बोला। हर कंसेंट इज नॉट फ्री कंसेंट बिकॉज इट इज ऑब्टेन थ्रू कोएर्शन। अब हो क्या रहा है ना, उसने तो हाँ बोल दिया है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ध्यान देना, ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है एट ऑप्शन ऑफ दैट गर्ल। वो कल जाके नहीं भी बोल सकती है या हाँ भी बोल सकती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स अ वॉइडेबल एट हर ऑप्शन। अगर वो बोलती है क्या डैशिंग है, कोयता लेके आ गया, मुझे ऐसा ही चाहिए, यस वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। दूसरी बोलते कितना बदतमीज है, दूसरे टाइम पे सपोज ऐसे बोलती है कितना बदतमीज है, ऐसे कोयता लेके कौन आता है? पैर से भी पूछ सकता था, नहीं मुझे इसको हाँ नहीं बोलना है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सर कोयता लेके आएगा तो कैसे किसी को पसंद आएगा? अरे आजकल छपरी पसंद आते, कुछ नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? लड़कियों के चॉइस पे भी थोड़ा क्वेश्चन मार्क है आजकल। जितना अरे उसको बैठने दे, ठीक है, ध्यान देना, कुछ नहीं कर सकते, वो सोशल मीडिया का जमाना है। तो अरे समझ में आ रहा है क्या? तो कोई दिक्कत नहीं मैडम, उस लड़की के ऑप्शन पे, अब तुम में से वो हो या नहीं हो मुझे नहीं पता, अगर हो तो बोल देना, तो लड़के कल से कोयता लेके आना स्टार्ट करेंगे। ऐसे मत करना, क्लास है अपना, ठीक है, ये विद्या का मंदिर है, ध्यान देना। आगे ध्यान देना मैडम, शिंदे मैडम, ठीक है। तो मैडम उस लड़की के ऑप्शन पे, उस लड़की के ऑप्शन पे वो वॉइडेबल है। She has two options, either to affirm it or to rescind it. If she affirms, it becomes contract. If she rescinds, it become void contract. I hope समझ में आ रहा है। अरे यस और नो? तो मैंने बोला था 3 केसेस में वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बनता है। मैंने बोला था 3 केसेस में वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बनता है? वॉइडेबल। फर्स्ट, an agreement becomes voidable contract in one of the following cases. First case, madam, when consent of the party was caused by coercion or undue influence. इधर बैठ रहे, बैठ, कुछ नहीं होता। आगे, उसको क्यों आया लेट, तो अपना जगह पे बैठने का, एक जिधर मिल गई, दूसरों को किधर बोल रहा है चेंज करो ये करो, ठीक है। when consent of the party is caused by coercion, undue influence, misrepresentation or fraud, mistake मत लेना, right, it is voidable at the option of the person whose consent was not free. समझ में आ रहा है? अरे नो? तो उसके ऑप्शन पे voidable, ये voidable since the beginning या, अरे दिस इज voidable since the beginning, क्योंकि आपने इनिशियल से उसकी कंसेंट राइट फ्री नहीं है, तो इट्स voidable since the beginning. दूसरा, when the party
टू द कॉन्ट्रैक्ट डजंट अलाउ टू परफॉर्म द प्रॉमिस। मैंने पेंटिंग का एग्जांपल दिया था, तुमने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, समझ में आ रहा है, टू पेंट हिज हाउस, वो तो तुम्हें उसका घर पेंट ही नहीं करने दे रहा है, तो उस केस में तुम्हारे पास ऑप्शन होता है तुम्हें उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ जाना है या नहीं जाना है। यू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, बट द प्रॉब्लम इज दैट पार्टी डज नॉट अलाउ यू टू परफॉर्म योर प्रॉमिस। तुमने उसको प्रॉमिस किया है, तुम प्रॉमिसर हो, तुमने उसको प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारा घर पेंट करके दूंगा, उसके मान के चलो 1 लाख रुपए लगेंगे, वो बोलता है यस डन। समझ में आ रहा है क्या? कल आ और घर में पेंटिंग स्टार्ट कर दे, तुम कल उसके घर पे गए, वो घर पे है ही नहीं, घर लॉक है, फिर नेक्स्ट डे गए घर लॉक है, और एक दिन गए घर लॉक है, एक और दिन गए घर लॉक है, बोल रहे क्या चल रहा है? तो ध्यान देना, प्रॉमिसी डज नॉट अलाउ प्रॉमिसर, promisee does not allow promiser to perform his promise. When one of the party to the contract does not allow the other party to perform the promise, मतलब उस केस में right at a option of promiser this contract is voidable। तो promiser कल जाके मैं बोलूंगा नहीं करना है मुझे पेंट तुम्हारा घर, वो बोल रहा है ऐसे कैसे, हमने तो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, तुझे तो पेंट करना पड़ेगा, यू डिडंट अलाउ मी टू परफॉर्म, मैं आया था 2-3 दिन, यू डिडंट अलाउ मी टू परफॉर्म, नाउ इट बिकम voidable contract at a option of me, नॉट एट योर ऑप्शन, इट्स ऑप्शन एट ऑप्शन ऑफ मी। अब मैं चाहूं तो हाँ भी बोल सकता हूँ, नहीं तो नहीं भी बोल सकता हूँ, अगर मैं हाँ बोलूंगा तो तुझे हाँ ही बोलना पड़ेगा, अगर मैं ना बोलता तो तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हारे ऑप्शन पे हाँ ना नहीं है, मेरे ऑप्शन पे हाँ या ना है। आई होप समझ में आ रहा है, एट ए ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी एंड नॉट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। तो when one of the party does not allow the other party to perform the contract, जिसको तुमने परफॉर्म करने से रोका है उसके ऑप्शन पे वो क्या बन जाता है, वॉर्डेबल बन जाता है। आई होप समझ में आ रहा है। हाँ कुछ रीजन था, वो 4-5 दिन नहीं घर पे था, कुछ बहुत सीरियस रीजन था मान के चलो, तो उस केस में तुम्हें भी लगता है जेन्युइन रीजन था, चलो जाने दो मैं उसका घर पेंट कर देता हूँ, इट्स फाइन। उस केस में राइट आपने बोला अफर्म द कॉन्ट्रैक्ट, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। एंड आपको लगता है राइट ये ऐसे ही अब्सेंट है या आ ही नहीं रहा है, ये आई वोंट पेंट, क्यों मैं रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट, तुम्हारी चॉइस है, वो तुम्हें इन्फोर्स नहीं कर सकता, उसके पास कोई राइट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करने का, तुम्हारे पास राइट है इन्फोर्स करना है या नहीं करना। एग्रीड पार्टी के पास राइट होता है इन्फोर्स करना है नहीं करना, डिफॉल्टिंग पार्टी के पास नहीं होता है। सच कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एंड तीसरा केस मैंने बोला था व्हेन द टाइम इज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तभी डिसाइड हुआ था कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, विद इन दैट टाइम यू हैव टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट एंड यू फेल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। तुमने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और तुमने बोला कि 15 दिन के भीतर ये काम होना चाहिए, तो तुमने बहुत स्पेसिफिकली बोला कि टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एंड विद इन दैट 15 days ही फेल्स टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। प्रॉमिसर फेल्स टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, उसने प्रॉमिस किया था कि वो 15 दिन में काम करेगा, उसने प्रॉमिस किया तो 15 दिन में काम करवा के देगा, however he fails to perform the promise, now it becomes voidable at option of promisee। उसने तुम्हें प्रॉमिस किया था तो वो प्रॉमिसर है, तुम प्रॉमिसी हो, उसने तुम्हें बोला था कि 15 दिन में वो तुम्हें काम करवा के देगा जो भी है, बट अगर वो 15 दिन में काम नहीं करवा के देता है तो उस केस में ध्यान देना एट योर ऑप्शन इट बिकम्स voidable। तुम उसको उसके साथ जा भी सकते हो नहीं भी जा सकते हो, एज सिंपल एज दैट। उसके पास इन्फोर्स करने का राइट नहीं है, तुम्हारे पास इन्फोर्स करने का राइट है। आई होप समझ में आ रहा है, एट योर ऑप्शन इट इज वॉइडेबल। तो 3 केसेस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बनता है। फर्स्ट, when the consent of the other party is obtained through coercion, misrepresentation, undue influence and fraud except mistake। जिसकी कंसेंट ऐसे ऑप्टेन किए उसके ऑप्शन पे वो इन्फोर्स हो सकता है, वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरा, when the one of the party does not allow the other party to the contract to perform the promise, तो जिसको तुमने रोका है परफॉर्मेंस करने से उसके ऑप्शन पे वो इन्फोर्सेबल बनता है, राइट वो उसके ऑप्शन वो उसके लिए वॉइडेबल है, वो हाँ भी बोल सकता है नहीं भी बोल सकता है। एंड तीसरा, राइट जब टाइम डिसाइडेड होता है उस टाइम में वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होता नहीं, तो उस केस में एग्रीड पार्टी के ऑप्शन पे, प्रॉमिसी के ऑप्शन पे वो क्या बनता है, राइट प्रॉमिसी के ऑप्शन पे, राइट प्रॉमिसी के ऑप्शन पे वो क्या बनता है, राइट वॉइडेबल बनता है। आई होप यहां तक सब लोग मेरे साथ हो, राइट। तो पार्टी एट हुज ऑप्शन द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, if affirms the contract it is a valid contract, if rescinds the contract it's a void contract।
एनीवन हैज डाउट? अरे समझ में आ रहा है क्या? अरे ऐसा नो, ध्यान देना, इसमें तो इनिशियल से वो ऑडिबल था, बिकॉज कंसेंट ही फ्री नहीं है। यहां पे क्या हो गया, जब कॉन्ट्रैक्ट बना तो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट था, पर जब तुम परफॉर्म करने गए, आज कॉन्ट्रैक्ट बना कि मैं कल आके परफॉर्म करूंगा, मैं घर पेंट करना स्टार्ट कर दूंगा, आज सब कुछ कल आ जा, पहले हम चाय पियेंगे, फिर नाश्ता करेंगे, फिर मैं तुम्हें कीज दूंगा, फिर तू पेंटिंग स्टार्ट करना, और कल वो नहीं भाई, चाय भी नहीं, कुछ नहीं। जब तुम ध्यान देना, जब तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया तब सब कुछ ठीक था, जब तुम परफॉर्म करने गए वो गायब है। आई होप समझ में आ रहा है। तो एट दैट पॉइंट इट बिकम्स वॉइडेबल। आई होप समझ में आ रहा है। तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल ही बोल के चलो पहले से ही, इवन तो पहले वो वॉइडेबल नहीं है, बाद में वॉइडेबल बन जाता है, बट इट्स अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा क्या? एंड तीसरे केस में तुमने बोला ना 15 दिन में काम करवा के दोगा, तो 15 दिन तक वो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, 15 दिन के भीतर वो परफॉर्म करता है, कोई दिक्कत ही नहीं। अगर 15 दिन के भीतर वो नहीं काम करता है तो 16 डेज से वो बन जाएगा वॉइडेबल एट योर ऑप्शन। भाई अब तुम्हारे पास चॉइस है, हाँ बोलना है ना बोलना है। मैंने वेडिंग ड्रेस का एग्जांपल दिया था, भाई शादी हो रही है और ड्रेस लेके आ गया, तुम क्या तब ड्रेस पहनोगे क्या? उसके लिए रुकोगे? तुमने नया ड्रेस लिया होगा तब तक। शादी के 5 दिन पहले, अगर 25 को वेडिंग है, 20 तारीख तक तो उसने ड्रेस देना चाहिए, इससे डिसाइड हुआ था। वो 25 तारीख को ड्रेस लेके आता है तो बोलते नहीं चाहिए ड्रेस, वॉइडेबल है। वो बोलता नहीं ना, अभी भी 10 मिनट है ना शादी को, पहनो ना, ऐसे थोड़ी होता है। अरे इसेंस तो है ना, टाइम, टाइम इज इसेंस। आई होप समझ में आ रहा है। अरे मैडम समझ में आ रहा है क्या? तो ध्यान देना, तो जिस दिन वो टाइम कंप्लीट हो जाएगा ना, वो वॉइडेबल बन जाएगा, तब तक तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट था, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है क्या? दैट इज कॉल्ड एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल मतलब वॉइड बन सकता है, वॉइडेबल, वॉइड करना है या नहीं करना है तुम्हारी चॉइस है। So the agreement which is enforceable at the option of one or more of the parties, but not a option of other and others, such contract is voidable contract. अरे समझा नहीं समझा? एंड voidable के पीछे रीजन है, voidable पीछे 3 रीजन है। फ्री कंसेंट नहीं है, दूसरा परफॉर्मेंस होने नहीं दे रहा है, परफॉर्मेंस करने नहीं, तुम्हारी कंसेंट फ्री नहीं है, तुम्हें वो परफॉर्म नहीं करने दे रहा है, उसने प्रॉमिस किया था कि वो टाइम में काम करेगा, बट वो टाइम में काम नहीं कर रहा है। इसके केस में तुम्हारे ऑप्शन पे वो क्या बन गया है? वॉइडेबल बन गया है। अरे यस और नो? फिर मैंने डिस्कस किया था, बट हमने, हमारा वो डिस्कशन इन बिटवीन ही था, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? मतलब एक देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट था बट बाद में जाके वॉइड बना है, ये कॉन्ट्रैक्ट था बट बाद में जाके क्या बना है? वॉइड। मतलब ध्यान देना, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बना तब वो कॉन्ट्रैक्ट था, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, कोई दिक्कत नहीं, बट बाद में जाके वो क्या बन गया? वॉइड बन गया। मतलब दोनों पार्टीज ने अपने राइट्स खो दिए, अपने ऑब्लिगेशंस खत्म कर दिए, कोई किसी पे ऑब्लिगेशन नहीं इन्फोर्स कर सकता। क्यों? बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट ही क्या बन जाएगा? वॉइड। वॉइडेबल में तो एक पार्टी के पास ऑप्शन है कि वो इन्फोर्स करना चाहता है तो इन्फोर्स कर सकता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कोई किसी पे कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं करेगा, बिकॉज वो वॉइड हो चुका है। देखो अगर इनिशियल से वॉइड है, वो वॉइड एग्रीमेंट है, एंड बाद में जाके वॉइड होता है, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। इज अ डिफरेंस। मैडम इनिशियल जब कॉन्ट्रैक्ट बन ही रहा था तभी पता है तुम्हें परफॉर्मेंस नहीं होगा, इट्स ए वॉइड एब इनिशियो है, वॉइड एब इनिशियो। एब इनिशियो मतलब सिंस द बिगिनिंग। एंड कभी कभी जब कॉन्ट्रैक्ट बना तब वो लॉजिकल था, बाद में जाके क्या बन गया मुझे बोलो? बाद में जाके बन गया वो, राइट, वॉइड, उसको बोलते हैं, राइट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। एक होता है वॉइड एब इनिशियो, दूसरा होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना, करें स्टार्ट एवरीवन। व्हाट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? राइट, when contract ceases to be enforceable is a void contract. When contract ceases, ceases मतलब stops, मैडम लिखना है, ठीक है?
खाली मुझे देखती बैठती, वो भी चार चार आंखों से। व्हेन कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू बी इनफोर्सेबल, by law, when contract ceases to be enforceable by law, is void contract. Actually ऐसे contract ceases to be enforceable by law is a void contract when it ceases to be enforceable. मैंने एक ही सेंटेंस में लिख दिया है, ठीक है। contract ceases to be enforceable by law is a void contract when it ceases to be enforceable. लिख लो, when it ceases to be enforceable, मतलब जिस पॉइंट पे मैडम उस पॉइंट तक वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल था, उस पॉइंट तक वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल था बाय लॉ। अगर उस पॉइंट तक कुछ होता तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में लेके जा सकते थे, बट प्रॉब्लम क्या हो गया मैडम, कुछ ऐसी चीज हो गई जिसके वजह से अब तुम उस कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। इट सीज टू बी इन्फोर्सेबल, when contract ceases to be enforceable is a void contract when it ceases to be enforceable. Are you getting my point? So right, उस पॉइंट तक वो इन्फोर्सेबल था, बट उसके बाद वो क्या बन गया, बोलो मुझे, उसके बाद वो बन गया राइट नॉट फोर्सेबल, इनफोर्सेबल नहीं है वो, उसको हम बोलते हैं, बोलो मुझे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, राइट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान देना एवरीवन, सपोज ये टाइमलाइन है समझने के लिए, मैंने तुम्हें टाइमलाइन दी है, दिख रहा है क्या एवरीवन, ये टाइमलाइन है, ये तुम्हारी टाइमलाइन है। जब एक कॉन्ट्रैक्ट बना तब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, सपोज इमेजिन करो यहां पे हुआ है, लिखना मत पर चलो लिखो, इधर है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, और इस दिन पे वेडिंग है, यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, साथ फेरे, कॉन्ट्रैक्ट बना, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, शिंदे मैडम एंड शिंदे मैडम की शादी इधर डिसाइड हो गई। इमेजिन करो, शिंदे मैडम बुरा तो नहीं लगेगा, चलेगा, गुड चलेगा, ऐसे स्पिरिट होना चाहिए। हाँ अरे ऐसे मैडम स्पिरिट, यस, शिंदे मैडम की शादी डिसाइड हो गई, इस तारीख पे शादी है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट, इस दिन पे शादी है, इसके पहले वो मर गया, दिस इज डेथ ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, ग्रूम, या ग्रूम ही बोलते ना, डेथ, डेट नहीं भाई, हाँ, डेथ ऑफ वन ऑफ द पार्टीज, डेथ ऑफ वन ऑफ द पार्टीज, कैन नाउ यू आस्क द परफॉर्मेंस, क्या परफॉर्मेंस पॉसिबल है? अरे समझा क्या, अरे ये सुनो, कोई दूसरे उसके जगह पे खड़ा होकर बोल सकता है मैं शादी करता हूँ शिंदे मैडम से, नहीं चलता है रे, ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, ध्यान देना। अरे समझ में आ रहा है क्या मैडम, इस पॉइंट तक इट वॉज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अगर तू शादी से नहीं बोलती हो तेरे पे केस कर सकता है, अगर वो शादी से नहीं बोलता तो उस पर केस कर सकती है, यहां तक वो इन्फोर्सेबल है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, इट्स इन्फोर्सेबल। बट जैसे उसकी डेथ हो गई मैडम, सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया,
समझ में आ रहा है क्या? अरे अरे समझा क्या मैडम? इसको मैडम ध्यान देना, यहां पे वो हो गया void contract. Now this is not enforceable. अब तू कोर्ट में जाके ही नहीं बोल सकती जज इसको उठाओ और मुझसे शादी करने को बोलो, नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अरे यस और नो, ध्यान देना मैडम, इट वॉज वैलिड, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, बाद में जाके क्या बन गया बोला मुझे, ये बन गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद मैडम तुम्हारे दोनों के राइट्स खत्म हो गए, कोई किसी पे इन्फोर्स नहीं कर सकता, वो तो नहीं कर सकता, तू भी नहीं कर सकती। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे यस नो, कंफर्म करो। मैडम यहाँ पे कुछ ऐसा इवेंट हुआ है, मैडम यहाँ पे कुछ ऐसा इवेंट हुआ है या कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ है which rendered right, which rendered performance to be impossible. To be impossible. उसको हम कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं बोलो मुझे? हम उसको बोलते हैं राइट, उस पॉइंट पे वो बन गया कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलो मुझे? राइट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तब तक ये वैलिड था, इट बिकम वॉइड व्हेन इट सीज टू बी इन्फोर्सेबल, जिस दिन उसकी डेथ हो गई। ठीक है, जिस दिन उसकी डेथ हो गई, जिस दिन उसकी डेथ हो गई, ध्यान देना, इट सीज टू बी इन्फोर्सेबल, उस पॉइंट पे वो बन गया क्या बोलो मुझे? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तब तक वो वैलिड था, अब वो क्या बन गया? वॉइड। आई होप समझ में आ रहा है। तो ध्यान देना, दिस इज अनदर टाइमलाइन, लिख लेना। यहां पे फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड यहां पे परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। यहां पे परफॉर्मेंस होने वाला है। यहां पे परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, इसके बीच में कुछ ऐसा इवेंट हो जाता है जिसकी वजह से उसका परफॉर्मेंस ही नहीं होगा, वो बन जाएगा क्या बोलो मुझे? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। लिख लेना फर्स्ट, पर कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद एंड परफॉर्मेंस के पहले देयर इज चेंज इन द सर्कमस्टेंसेस, सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए, चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, वो मर गया, और चेंज इन लॉ, एग्जाम्पल, सिंधे मैडम की 18 ईयर्स एज है, उसकी 22-23 ईयर्स एज है, शादी हो रही है, होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं, बट शादी के पहले लॉ चेंज हो गया कि लड़कियों की लाइक शादी की एज 18 से कर दी 21, मान के चलो, इमेजिन करो जब शादी डिसाइड हुई थी तब वो वैलिड था, बट शादी के पहले वो डेट हो गई, चेंज हो गई, वो डेट क्या हो गई, मान के चलो ईयर हो गए, मतलब साल अब 21 ऐसे मान लिया, लॉ ही चेंज हो गया। ऑब्वियसली जब शादी हो रही उस टाइम पे वो क्या है, यू कैन नॉट परफॉर्म बिकॉज वो इनवैलिड हो जाएगा, तो लॉ ही चेंज हो गया, अभी शादी नहीं हो सकती बिकॉज लॉ चेंज हुआ है। अरे होप समझ में आ रहा है। और थर्ड लिख लेना, थर्ड, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अरे ना चेंज इन सर्कमस्टेंसेस में आता है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, बट अलग से लिख रहा हूं।
नायडू और मैंने प्लास्टिक परचेस एंड सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग डीलिंग कर भी रहे, 4 मंथ हो गए, राइट। गवर्नमेंट ने कानून चेंज कर दिया। गवर्नमेंट ने क्या कानून ला दिया? प्लास्टिक परचेस एंड सेल पे बैन कर दिया। नाउ चेंज इन द लॉ है, इस चेंज इन लॉ की वजह से हमारा कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है या जो हमारा कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल हो जाएगा, एंड देयरफॉर हमारा कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू बी इनफोर्सेबल। वो ड्रीम 11 के साथ भी ऐसे हो रहा है, वो एक दिन तक वैलिड था, अब आगे से वो वैलिड नहीं है, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उस पॉइंट से क्या हो जाएंगे? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ड्रीम 11 का पता है तुम्हें? मनी बेस्ड बेटिंग एप्स पे बैन आया है, पता है तुम लोगों को? हाँ, तुम्हें वैसे ही बेटिंग करनी है विदाउट मनी, वो पेपर ट्रायल बोलते हैं उसको, पता है ना? वो कर सकते हो तो तुम्हें कितने जीते हो खाली तुम्हें दिखता है, वो पैसे अकाउंट में नहीं आते और तुम्हारे अकाउंट से जाते भी नहीं। पेपर ऑन पेपर दिखता है खाली, वो एक्चुअल में होता नहीं, राइट। तो चेंज इन लॉ, चेंज इन सर्कमस्टांसेस, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। इस तारीख पे डिसाइड हुआ कि आई विल सेल माई हॉर्स टू नायडू ऑन दिस डेट। नायडू हॉर्स वगैरह देख के गए, एकदम खुश हो गए, हॉर्स बहुत तगड़ा है, ध्यान देना। नायडू बोलता है यही हॉर्स मुझे चाहिए सर, ठीक है। जिस दिन मैं उसको देने जाऊं उसके पहले हॉर्स मर गया। नाउ आई कैन नॉट परफॉर्म इट ड्यूरिंग दिस पीरियड मैडम, दिस वॉज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जब वॉइड होता है उसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। सर पहले से ही वॉइड है तो वो वॉइड एग्रीमेंट होता है। अरे पहले से ही वो वॉइड है, वो तो कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं ना, वो पहले से वॉइड मतलब वॉइड एग्रीमेंट, पहले वैलिड है बाद में वॉइड हो गया, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। अरे समझ में आ गया? अरे ऐसा नो, एंड यहां पे वो बन गया, बोलो मुझे, इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। मतलब वो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म होना चाहिए, ऐसे नहीं कि डिफिकल्ट टू परफॉर्म। इट बिकम्स इम्पॉसिबल ब्रैकेट में करना, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट को कट कर देना, डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, इम्पॉसिबल होना चाहिए। डिफिकल्ट मतलब परफॉर्म हो सकता है, थोड़ी कष्ट उठाने पड़ेंगे। इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। एग्जाम्पल, मैंने और नायडू ने कॉन्ट्रैक्ट किया, नायडू मुझे वो गुड्स बेचेगा एंड मैं नायडू को पेमेंट करूंगा, और ये 2 मंथ के बाद मुझे गुड्स डिलीवर करने वाले हैं। आज उन गुड्स की प्राइस है 10 लाख रुपए। कितने की प्राइस है? 10 लाख रुपए। 2 मंथ के बाद वो मुझे 10 लाख के गुड्स देने वाला है, जितनी क्वांटिटी है 10 लाख। कुछ ऐसे हो गया वो गुड्स की प्राइस अचानक से 16 लाख हो गई, कुछ ऐसे इवेंट्स हो गए वो गुड्स की प्राइस 16 लाख हो गई। अब नायडू बोलता है सर हमने तो 10 लाख में कॉन्ट्रैक्ट किया था, 16 लाख में बाय करके आपको 10 लाख में बेचूंगा तो मेरा नुकसान होगा, तो अवॉइड हो गया। नहीं, इट्स इम्पॉसिबल टू परफॉर्म नहीं है, ये डिफिकल्ट टू परफॉर्म है। नायडू यू हैव टू परफॉर्म, अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तुझे मुझे 10 लाख में बेचना है, तेरा नुकसान हो क्या हो, इम्पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट है। प्राइजेस इंक्रीज हो गए इसलिए एक पार्टी बोल रहा है डिफिकल्ट है परफॉर्म करना, वो वॉइड नहीं होता है। इम्पॉसिबल टू परफॉर्म अलग है एंड डिफिकल्ट टू परफॉर्म अलग है। ये फाउंडेशन एग्जाम निकालना इम्पॉसिबल नहीं, डिफिकल्ट है, दिस द डिफरेंस। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इम्पॉसिबल अलग होता है, मतलब कर ही नहीं सकते, एंड डिफिकल्ट मतलब कर सकते हैं बट थोड़ा कष्ट उठाने पड़ेंगे। तो नायडू बोलता है सर प्राइजेस इंक्रीज हो गई तो अब डिफिकल्टी परफॉर्म करना कॉन्ट्रैक्ट। नायडू इट्स इम्पॉसिबल नहीं है, यू हैव टू परफॉर्म इट, ये वॉइड नहीं हुआ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म अलग होता है, डिफिकल्ट टू परफॉर्म अलग होता है। मैं बोल रहा हूँ डिफिकल्ट टू परफॉर्म। आई होप क्लियर है। आगे ठीक है, ध्यान देना, इट बिकम्स वॉइड, ये बन गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। आगे ठीक है, ये बन गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सो एग्रीमेंट्स विच आर
एग्रीमेंट्स विच आर void from beginning. मैडम बिगिनिंग से void है. मैंने डिसाइड किया कि नायडू को मैं हॉर्स बेचूंगा, नायडू ने बाइक डिसाइड किया कि वो हॉर्स बाय करेगा, पर ये एग्रीमेंट हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तब वो हॉर्स मर चुका है, ऑलरेडी मर चुका है, ऑलरेडी मर चुका है हॉर्स. अब क्या होगा भाई? मतलब हमारे अवेयर, मुझे अवेयर है या नहीं है, उसको अवेयर है नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ता. ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? राइट, ये कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, ये वॉइड एग्रीमेंट है. लिख लेना, एग्रीमेंट्स विच आर राइट राइट void from the beginning, which are void from beginning. Agreements which are void from beginning, they are void agreements. वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं. तो जब मैं उसको हॉर्स बेचने का एग्रीमेंट कर रहा हूं, तो वो हॉर्स ऑलरेडी मर चुका है, वो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, वो वॉइड एग्रीमेंट है. एंड जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया तब वो हॉर्स था, डिलीवरी के पहले वो मर गया, तो अब वो हो गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. लिख लेना. नेक्स्ट, ओरिजिनली वैलिड. Originally void, right? Originally valid, but subsequently becomes impossible to perform. Becomes impossible to perform. Subsequently becomes impossible to perform. Subsequently becomes impossible to perform. ये ना, ये void from the beginning है. ये void पहले से बना है या बाद में बना है? बोलो मुझे, अरे बोलो मुझे, yes or no? This is right. This is void contract. मैडम जो बिगिनिंग से वॉइड है वो वॉइड एग्रीमेंट है, एंड जो बाद में जाके वॉइड बना है, जो पहले से ही इनवैलिड है, जो पहले से ही इनवैलिड है वो वॉइड एग्रीमेंट है, जो बाद में जाके इनवैलिड हुआ है वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है. लिख लेना, दैट इज राइट एनीथिंग विच इज इनवैलिड फ्रॉम द बिगिनिंग. Anything which is invalid from beginning. जो पहले जब से बना तब से इनवैलिड है वो वॉइड एग्रीमेंट है. एनीथिंग विच इज, क्या बोला मैंने? एनीथिंग विच इज इनवैलिड फ्रॉम द बिगिनिंग वो वॉइड एग्रीमेंट है. एंड दूसरा, एनीथिंग विच बिकम्स वॉइड सब्सिक्वेंटली, बाद में जाके वॉइड बना, वो होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. बाद में जाके बेकार बना वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, जो पहले से बेकार है वो वॉइड एग्रीमेंट हो, कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं. मैंने और एक एग्जांपल दिया था, शादी का एग्जांपल दिया था. शादी का हॉल बुक करने गए, जब तुम हॉल बुक कर रहे हो, हॉल तभी ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड हो चुका है, तुम्हें पता ही नहीं दोनों को, या पता भी है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है.
वो वॉइड एग्रीमेंट है। तुमने जब हॉल बुक किया, जब तुमने हॉल बुक किया तब तुमने हॉल देखा, सब कुछ है, सब कुछ ठीक है। शादी के पहले हॉल डिस्ट्रॉयड हो गया फायर से, सब्सिक्वेंटली वो राइट क्या हुआ है, राइट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है, पहले से इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है, वॉइड एग्रीमेंट, बाद में जाके इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हुआ, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं था, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पहले कॉन्ट्रैक्ट था, बाद में जाके वॉइड बना है। आई होप समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। अरे ये सुनो, एनीवन हैज डाउट, बोलो मुझे, एनीवन हैज डाउट, कंफर्म करो। अरे कंफर्म करो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो पेज नंबर 2.11 पे आ जाओ मॉड्यूल में, पेज नंबर 2.11 पे आ जाओ। क्या अभी तक हमने मॉड्यूल में कुछ चेक नहीं किया ना? मॉड्यूल में चेक ही नहीं किया ना अभी तक, तो कंप्लीट कर देते हैं, बाद में मॉड्यूल में आते हैं। फाइव इज इलीगल एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, इलीगल एग्रीमेंट्स। उधर कॉन्ट्रैक्ट लिखा है मॉड्यूल में, गलत लिखा है, मॉड्यूल में इलीगल कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, उस इलीगल कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करके एग्रीमेंट लिख दो, क्योंकि बस यहाँ पे ही वर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, बाकी पूरे मॉड्यूल में इलीगल एग्रीमेंट है। अरे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता, वो इलीगल एग्रीमेंट होना चाहिए, लिख लेना इलीगल एग्रीमेंट। सर इलीगल एग्रीमेंट मतलब क्या? देयर इज नो सेक्शन, कहाँ पे भी डिफाइन नहीं किया इलीगल एग्रीमेंट क्या है, कहाँ पे भी डिफाइन नहीं किया कि इलीगल एग्रीमेंट क्या होते हैं। ध्यान देना, ध्यान देना, सेक्शन 2A इज अबाउट प्रपोजल, सेक्शन 2B इज अबाउट प्रॉमिस, सेक्शन 2.3 इज प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी, 2C, सेक्शन 2D इज ए कंसिडरेशन, डेफिनेशन समझनी अभी तक की नहीं है, राइट। ई, डी के बाद ई आता है, ई इज अबाउट एग्रीमेंट। एफ अभी तक डिस्कस नहीं किया है, वो रेसिप्रोकल प्रॉमिस से बाद में आएगा, राइट। ई एफ जी, जी इज वॉइड एग्रीमेंट। फिर एच आता है कॉन्ट्रैक्ट, फिर आता है आई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एंड फिर आता है जे, पहले वॉइडेबल आता है फिर वॉइड आता है। हाँ तो वही बोल रहा हूं, पहले एच आई ना, आई इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड जे इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, मैं उसी सीक्वेंस में जा रहा हूं भाई, बराबर। अब ध्यान देना, देयर इज नो स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ इलीगल कॉन्ट्रैक्ट और कोई सेक्शन नहीं उसके लिए। तो व्हाट इज द इलीगल एग्रीमेंट्स? तो मुझे एग्जांपल दे सकता है इलीगल एग्रीमेंट का, तुम्हारे साइड से एग्जांपल दे दो, किसको हम इलीगल एग्रीमेंट बोल सकते हैं, लाइक एग्जांपल दे दो। अच्छा ठीक है, ध्यान देना, नायडू ने मेरे साथ, मैंने और नायडू ने एग्रीमेंट किया कि जो सब्सटेंस बैंड है इंडिया में, राइट, उसकी हम तस्करी करेंगे और बेचेंगे और बहुत सारा प्रॉफिट कमाएंगे और 50-50% प्रॉफिट डिवाइड कर लेंगे। ध्यान देना मैडम, ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट इटसेल्फ इज अनलॉफुल, हम वो कर रहे हैं जो लॉ ने अलाउ नहीं किया है, जिसको बैन किया हम वही कर रहे हैं। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? तो नायडू और मैं, हम क्या कर रहे हैं, तस्करी कर रहे हैं, राइट, स्मगलिंग। ध्यान देना, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, तो हम वो चीज में डील कर रहे हैं जो गवर्नमेंट ने या लॉ ने बैन की है, हम उसको बाय करके सेल कर रहे हैं। महाराष्ट्र में गुटखा बाय करके सेल कर रहे हैं हम लोग, हमारा नेटवर्क है, सिंडिकेट है। नायडू उसका राइट कौन है, हेड है। या पुष्पा एग्जांपल है, पुष्पा, लाल तस्कर चोरी करते हैं वो लोग, स्मगलिंग करते हैं, लाल चंदन, राइट, शीर्षाचलम के जंगल में देखा होगा तुम लोगों ने। तो वो क्या है, वो उनका सिंडिकेट है, दे आर डूइंग इलीगल थिंग्स, इसलिए पुलिस उनके पीछे पड़ी ना मैडम। वो सारे एग्रीमेंट्स, ध्यान देना, वो इलीगल एग्रीमेंट्स थे,
सपोज पुष्पा पुष्पा ने जापान में वो कंसाइनमेंट भेज दी एंड जापान वाला पेमेंट नहीं करता है, पुष्पा कैन नॉट इन्फोर्स दिस कॉन्ट्रैक्ट इन ए लॉ, क्योंकि ये इलीगल एग्रीमेंट था, ये कभी इन्फोर्सेबल था ही नहीं। तो एग्जाम्पल, नायडू ने, राइट, ध्यान देना, नायडू ने शिंदे मैडम को वो सब्सटेंस बेचा, शिंदे मैडम ने नायडू को पेमेंट नहीं किया। अब नायडू कैन नॉट स्यू शिंदे मैडम इन द कोर्ट कि देखो आपने जो बैन किया था वो मैंने इसको बेचा और इसने पैसे नहीं दिए, अब इसको बैन कर दो, नहीं ना, नहीं, कोर्ट में केस चलेगी नहीं, बिकॉज ये इलीगल एग्रीमेंट था, दिस इज नॉट इन्फोर्सेबल, ध्यान देना। तो एग्रीमेंट विच आर, राइट, फॉरबिडन बाय लॉ, एग्रीमेंट्स विच आर फॉरबिडन बाय लॉ, लिख लेना, illegal agreements are an agreement which is forbidden, word is forbidden, forbidden by law। तुम ऐसी चीज कर रहे हो जो लॉ ने फॉरबिड करके रखी है, मना करके रखी है। अब तुम इसमें कुछ भी इमेजिन करो, जो लॉ ने मना करके रखी है तुम वो कर रहे हो, उसके लिए तुमने एग्रीमेंट किया है, नहीं चलेगा। तो एग्रीमेंट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ। दूसरा, एग्रीमेंट विच आर फॉरबिडन बाय लॉ और विच आर इमोरल, अनैतिक, इमोरल। एग्जाम्पल, ये एक्स है, मिस्टर एक्स, इसने उसका फ्लैट, राइट, वाई को दिया, वाई इज रिनोड प्रोस्टिट्यूट, उस सिटी में शी इज रिनोड प्रोस्टिट्यूट, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान देना, एग्जाम्पल इंश्योर का ही है। एक्स ने उसका फ्लैट रेंट पे दिया, किसको, वाई को, एंड एक्स न्यू व्हाट विल द एंड यूज ऑफ द फ्लैट, फ्लैट में क्या होगा उसको पता है, ध्यान देना। later on, y does not pay the rent, y does not pay the rent to whom, x, can x enforce this agreement into the court, no, because तुमने जिस पर्पज के लिए फ्लैट दिया है वो इमोरल है, जिस पर्पज के लिए तुमने फ्लैट दिया वो इमोरल है, ये एग्रीमेंट ही इलीगल है, कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। सर हम तो एग्रीमेंट, हम फ्लैट रेंट पे दे रहे ना, ये तो लीगल है, राइट टू अंडरस्टैंड। द प्रॉब्लम हियर इज, जब आप फ्लैट रेंट पे दे रहे थे तब आपको पता था उसका यूज क्या होने वाला है, फिर भी आपने फ्लैट रेंट पे दिया, इट्स फॉरबिडन बाय लॉ बोलो या इमोरल बोलो, कुछ भी बोलो। आई होप मैं क्या बोल रहा हूं, राइट, समझ में आ रहा है क्या? उस केस में हाँ, अगर तुम्हें पता नहीं वो उसका यूज क्या होने वाला है एंड तुमने एक गुड फेथ में, राइट, तुमने उसको रेंट पे दिया, तो उस केस में तुम इन्फोर्स कर सकते, तुम बोल सकते मुझे क्या पता क्या होने वाला है, पर तुम्हें पता है वो तुम क्यों दे रहे हो, उसका एंड यूज क्या होने वाला है, फिर भी आपने, बिकॉज आप वो चीज कर रहे हो जो लॉ ने फॉरवर्ड की है, जो इमोरल है, तो मतलब उस केस में तुम उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एन एग्रीमेंट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, immoral, or which is, right, opposed to public policy। ये बहुत डिटेल में हम सीखने वाले हैं अलग यूनिट में, ये तीनों वर्ड्स पे हमारा बहुत ज्यादा डिस्कशन होने वाला है, बट अभी फिलहाल समझ लेना, राइट, फॉरबिडन बाय लॉ, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट, जो भी तुम्हारी पब्लिक पॉलिसी होती है, राइट, जनहित में जारी बोलते हैं ना, उसके अगेंस्ट तुम जो भी करोगे, हाँ वैसे, हाँ बराबर है। या एग्जाम्पल मैंने, राइट, मैंने राइट नायडू को बोला कि नायडू आई विल गिव यू 1 लाख रुपीज, राइट, कॉज इंजुरी टू शिंदे मैडम हर प्रॉपर्टी, वो शिंदे मैडम को मारने की मैंने बोला कि सुपारी दे, सिंपल वर्ड में मैंने नायडू को
सुपारी दी है शिंदे मैडम को मारने की। यहाँ पे जो कंसिडरेशन है ना, समझ में आ रहा है, मैं उसको पैसे दे रहा हूं, उसके बदले में वो मुझे क्या करने वाला है, मुझे कैसे कंसिडर देना है, वो शिंदे मैडम को मारने वाला है। कंसिडरेशन अनलॉफुल है, ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, किसी को मारने का ऑब्जेक्ट है, अनलॉफुल है। दिस एग्रीमेंट इज इलीगल एग्रीमेंट। एंड इलीगल एग्रीमेंट बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? इलीगल एग्रीमेंट्स आर ऑलवेज void agreements. But void agreements are not always illegal agreement. Are not illegal agreement. Example. Agreement to deal in banned substance. वो पता है ना, लड़कियों को गायब करते हैं, दूसरे कंट्री में भेजते हैं वगैरह। नायडू नायडू और राइट अनुज, इन दोनों का कार्टेल है। इन दोनों ने राइट एग्रीमेंट किया है कि हम लड़कियों को गायब करेंगे और दूसरे कंट्री में जाके बेचेंगे। भाई जो तुम्हारा एग्रीमेंट है वो इलीगल है। मैंने बहुत एकदम सीरियस एग्जांपल दे दिया, समझ में आ रहा है क्या? अरे तुम्हें समझे बस, इलीगल क्या है, इज इट अलाउड, कोई लॉ इसको अलाउड करता है क्या? नहीं, ये गलत है, अनलॉफुल है, फॉरबिडन बाय लॉ है, इमोरल है, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है। ऐसे चीज तुम करोगे वो इलीगल है। आई होप समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। नायडू समझा क्या? यस। अरे तुमने मूवीज में वगैरह देखा होगा, सुना भी होगा तुम लोगों ने। तो एग्रीमेंट टू डील इन बैंड सब्सटेंस, मैडम ये इलीगल एग्रीमेंट है। इलीगल एग्रीमेंट। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्रीमेंट विद माइनर। अब तुमने माइनर के साथ एग्रीमेंट किया, वो इलीगल थोड़ी है। माइनर के साथ एग्रीमेंट करना इलीगल थोड़ी है, वो इलीगल नहीं है, वो वॉइड है। इलीगल का कॉन्सिक्वेंसेस सीवियर होते हैं। इलीगल एग्रीमेंट करोगे तो पनिशमेंट है, वॉइड एग्रीमेंट में पनिशमेंट नहीं होती है। अरे समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? ये वॉइड एग्रीमेंट है। आई होप तुम्हें समझा होगा दोनों का, दोनों में से। नायडू तेरा जो एग्रीमेंट है तेरा अनुज के केस में, तुम दोनों को जेल हो सकती है। क्यों? हाँ? अच्छा, ध्यान देना, what I mean, please try to understand. So what I mean here, illegal agreement के consequences क्या होते पता है क्या? So which is a broader concept? Void agreement is a broader concept or illegal agreement is a broader concept? Void. अरे इधर लिख लेना, वेन डायग्राम। सारे इलीगल एग्रीमेंट्स, सारे इलीगल एग्रीमेंट बाय डिफॉल्ट वॉइड है। सारे इलीगल एग्रीमेंट्स बाय डिफॉल्ट वॉइड है, बट सारे वॉइड एग्रीमेंट इलीगल नहीं होते। अरे एग्रीमेंट विद माइनर वॉइड है, इलीगल नहीं। एग्रीमेंट विद माइनर वॉइड है, इलीगल नहीं। बट एग्रीमेंट टू डील इन बैंड सब्सटेंस मैडम इलीगल भी है एंड वॉइड भी है। हर इलीगल वॉइड होता है, बट हर वॉइड इलीगल नहीं होता। क्या बोला मैंने तुमने? फिर से बोल रहा हूं, ध्यान देना। हर इलीगल एग्रीमेंट बाय डिफॉल्ट वॉइड होता है, बट हर वॉइड एग्रीमेंट इलीगल नहीं होता। ध्यान देना, कॉन्सिक्वेंसेस समझ लेना। इलीगल एग्रीमेंट, ध्यान देना, नायडू और अनुज ने जो एग्रीमेंट किया है वो इलीगल एग्रीमेंट है,
एंड इसको एग्रीमेंट को अंजाम पहुंचाने के लिए नायडू ने शिंदे मैडम से लोन लिया है। उसने शिंदे मैडम से 50 लाख का लोन लिया एंड बोलता है ये मेरा कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इन दोनों ने बिजनेस कर रहे हैं, उनका बिजनेस इलीगल है, वो ऐसी चीजों में डील कर रहे हैं जो बैंड है, इलीगल है, इमोरल है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। शिंदे मैडम ने राइट गुड फेथ में राइट नायडू को लोन दिया है एंड वो पैसे नायडू इलीगल चीजों के लिए यूज कर रहा है। नाउ द एग्रीमेंट बिटवीन या कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन शिंदे मैडम एंड नायडू बिकम्स void बिकॉज राइट इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इलीगल है। इलीगल एग्रीमेंट के कोलैटरल एग्रीमेंट्स, इलीगल एग्रीमेंट के कोलैटरल एग्रीमेंट्स void बन जाते हैं। मतलब नाउ शिंदे मैडम कैन नॉट इन्फोर्स, शिंदे मैडम कैन नॉट इन्फोर्स राइट मनी फ्रॉम होम, नायडू नहीं कर सकते, वो बाय डिफॉल्ट क्या बन जाते हैं। या एग्जांपल, नायडू ने क्या किया, किसी को मारा उससे पैसे लिए, किसी का खून किया उससे पैसे लिए। ध्यान देना, मैंने नायडू को सुपारी दी, शिंदे मैडम को मार दे, मैं तुम्हें 50 लाख रुपए देता हूं। नायडू गया शिंदे मैडम को मार दिया और मैंने उसको 50 लाख रुपए दिए। अब उस 50 लाख रुपए से नायडू ने राइट अनुज से फ्लैट परचेस किया। नाउ ये जो नायडू और अनुज का जो फ्लैट का एग्रीमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये वॉइड बन जाएगा बिकॉज उसने वो पैसे यूज किए जो इलीगल तरीके से आए। तो इलीगल एग्रीमेंट के साइड वाले एग्रीमेंट्स, कोलैटरल एग्रीमेंट्स भी वॉइड बन जाते हैं, बट वॉइड एग्रीमेंट के कोलैटरल एग्रीमेंट्स वॉइड नहीं होते, वो वैलिड ही होते हैं। तो इंपैक्ट ऑन कोलैटरल एग्रीमेंट्स, वॉइड एग्रीमेंट्स वर्सेस इलीगल एग्रीमेंट। ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, हर वॉइड एग्रीमेंट इलीगल नहीं, बट हर इलीगल एग्रीमेंट वॉइड है। फर्स्ट डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ध्यान देना, इलीगल एग्रीमेंट की वजह से पार्टीज को पनिशमेंट होती है, वॉइड एग्रीमेंट में पार्टीज को पनिशमेंट होती, जैसे दूसरे लॉ के अंडर आईपीसी वगैरह जो भी लॉ होगा, लाइक नार्कोटिक्स वगैरह जो लॉज होते हैं उसके अंडर राइट लाइक पनिशमेंट होती है। वॉइड एग्रीमेंट के में जो पार्टीज होते हैं उनको कोई पनिशमेंट होती नहीं। इलीगल एग्रीमेंट के जो कोलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं वो वॉइड बन जाते हैं। वॉइड एग्रीमेंट के कोलैटरल, कोलैटरल मतलब उसके उस एग्रीमेंट के आजू बाजू वाले एग्रीमेंट, वो वैलिड ही रहते हैं, वो कभी वॉइड नहीं बनते। दिस थ्री डिफरेंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, पहले तो तुमने सेक्शन लिखना चाहिए, द डिफरेंस बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट। मैं क्या समझा रहा हूं, ध्यान देना। डिफरेंस बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट, दोनों एग्रीमेंट है, दोनों कभी कॉन्ट्रैक्ट बने नहीं, ये कॉमन चीज है। दोनों एग्रीमेंट है, दोनों कभी कॉन्ट्रैक्ट बने नहीं, तुम्हें डिफरेंस लिखना है, कॉमन चीज नहीं लिखनी है। तो वॉइड एंड इलीगल सेक्शन, वॉइड एग्रीमेंट का सेक्शन है 2H के पहले क्या आता है, G, 2G। समझ में आता है क्या, 2G, ध्यान देना। तो वॉइड एग्रीमेंट का सेक्शन 2G, इलीगल एग्रीमेंट देयर इज नो सेक्शन। आप लिख सकते हो नो सेक्शन, नो स्पेसिफिक सेक्शन। फिर डेफिनेशन लिखना है, वॉइड एग्रीमेंट है एग्रीमेंट विच आर राइट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, एग्रीमेंट विच आर नॉट इन्फोर्सेबल। इधर लिखोगे एग्रीमेंट्स विच आर फॉरबिडन बाय लॉ और अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी और इमोरल इन द नेचर आर इलीगल एग्रीमेंट्स। दूसरा सेक्शन आ गया, डेफिनेशन आ गया। तीसरा ध्यान देना, राइट स्कोप लिखा तुमने, वॉइड में ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल, इसमें लिखा ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर हाउएवर वॉइड। फिर पनिशमेंट, ध्यान देना, पार्टीज इन्वॉल्व इन वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट पनिशेबल अंडर एनी लॉ, parties involved in the illegal agreements are punishable under any other law. Then impact on collateral agreements, void agreement के collateral agreements are valid, there is no impact on them. illegal agreements के collateral agreements by default void बन जाते हैं। I hope समझ में आ रहा है, वो क्या बन जाते हैं, void। कि शायद से शिंदे मैडम को भी इंक्वायरी बैठ सकती है कि तूने पैसे क्यों दिए, शायद से तुझे भी पता है, he has to prove her innocence, बराबर है, बिकॉज इलीगल एग्रीमेंट है। इन दोनों को तो सजा होगी, शिंदे मैडम को भी पकड़ा जाएगा। हाँ, अगर उसने जेन्युइनली उसको पैसे थे, उसको नहीं पता था तो वो छूट जाएगी, बट उसकी भी इंक्वायरी बैठेगी, ये समझ में आना चाहिए, कॉन्सिक्वेंसेस सीरियस होते हैं। आई होप समझ में आ रहा है। तो इलीगल वर्सेस वॉइड, आई होप समझ में आ रहा है। दोनों एग्रीमेंट की बात कर रहा हूं,
इलीगल एग्रीमेंट एंड वॉइड एग्रीमेंट. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अलग है, वॉइड एग्रीमेंट अलग, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अलग. यस, समझा नहीं समझा? अरे यस और नो? तो लिख लेना. नेक्स्ट इधर लिख देना बस, कोलैटरल एग्रीमेंट्स. टू इलीगल एग्रीमेंट are void. Collateral agreements to void agreement. Valid. Parties to illegal agreement are punishable. Parties to illegal agreement punishable. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं पनिशमेंट होती है, वो बाकी लॉज में पनिशमेंट होती है. पार्टीज टू वॉइड एग्रीमेंट नॉट पनिशेबल. उन्हें कुछ गुनाह नहीं किया, इसे कुछ समझ में आ रहा है क्या? क्या आप उनको ये बोल दो भाई ठीक है. कौन कौन से क्या? वॉइड एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एंड वैलिड एग्रीमेंट दैट इज कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल, वॉइडेबल के बाद हमने किया वॉइड, इलीगल. 5 है शायद से. और कुछ है क्या? अच्छा टेक्निकली अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट लास्ट 6. उधर 5 लेके हमारे 6 हो गए. अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट इजी है. What is unenforceable contract? अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट ये कॉन्ट्रैक्ट है जो इन्फोर्स नहीं किया जा सकता. सर ऐसे कैसे? कॉन्ट्रैक्ट तो इन्फोर्स होता है. आपने तो बोला है एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट, बट आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं हो रहा है? मैडम ध्यान देना, इसमें एक वर्ड लिखना है, इट्स. मैडम सब्सटेंस में ये कंप्लीट है, सब्सटेंस में ये कंप्लीट है, बट टेक्निकली कुछ डिफेक्ट है. क्या बोला मैंने? सब्सटेंस में कंप्लीट है बट टेक्निकली देयर इज ए डिफेक्ट. लिख लेना, दिस इज गुड इन सब्सटेंस. ये कॉन्ट्रैक्ट गुड इन सब्सटेंस है. गुड इन सब्सटेंस एक्चुअल में सही कॉन्ट्रैक्ट है. एक्चुअल में ये सही कॉन्ट्रैक्ट है. एक्चुअल में सही कॉन्ट्रैक्ट है, बट टेक्निक देयर आर सम टेक्निकल डिफेक्ट्स. राइट राइट, बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट्स, some technical defects, not enforceable. इसलिए अनइनफोर्सेबल बोल रहे हैं. तो कॉन्ट्रैक्ट सही है, कॉन्ट्रैक्ट में कोई दिक्कत नहीं, बट प्रॉब्लम है टेक्निकली वो इन्फोर्स नहीं किया. डिफेक्ट, टेक्निकल डिफिकल्ट डिफेक्ट्स है, डिफेक्ट्स है. डिफेक्ट्स निकाल दो इन्फोर्स हो जाएगा. डिफेक्ट्स निकाल दो इन्फोर्स हो जाएगा. एग्जांपल, व्हाट आर टेक्निकल डिफेक्ट्स? एग्जांपल, नॉट इन राइटिंग. राइटिंग में होना चाहिए था बट राइटिंग में नहीं है. एग्जांपल, नॉट रजिस्टर्ड. रजिस्टर होना चाहिए था बट रजिस्टर्ड नहीं है. कर दो ना रजिस्टर. राइटिंग में नहीं, राइटिंग में लेके आ जाओ, डिफेक्ट निकाल दो, इनफोर्सेबल हो जाएगा. तो रजिस्टर होना चाहिए था, रजिस्टर नहीं किया, कर दो रजिस्टर, इनफोर्स हो जाएगा. नॉट साइंड.
in presence of witness, in presence of witnesses, not signed in the presence of witnesses, not signed in the presence. सर विटनेस की साइन होनी चाहिए थी, नहीं थी, लेके आ जाओ साइन, विटनेस को खड़ा कर दो, साइन कर दो, हो गया. टेक्निकल डिफेक्ट है भाई, नॉट ए बिग डील. टेक्निकल डिफेक्ट है, वो डिफेक्ट निकाल दो, अपने आप कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो जाएगा, नॉट ए बिग डील. ध्यान देना. रिमूव दिस डिफिकल्टीज, रिमूव दिस डिफिकल्टीज या डिफेक्ट्स, डिफिकल्टीज नहीं बोलना चाहिए. it becomes enforceable. It becomes enforceable. पार्टनरशिप एग्रीमेंट राइटिंग में, पार्टनरशिप एग्रीमेंट डीड मतलब पार्टनरशिप अब रजिस्टर्ड भी हो सकती है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है. महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी, बट बाकी स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है. तो जब कोई पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर होती है तो सेक्शन 69 है पार्टनरशिप एक्ट का, उसके अंडर वो फर्म किसी और पे केस नहीं कर सकती. अनरजिस्टर्ड फर्म किसी और पे केस नहीं कर सकती, किसी थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर सकती, अपने पार्टनर्स पे केस नहीं कर सकती, पार्टनर अपने फर्म पे केस नहीं कर सकता. देयर आर 3 डिफेक्ट्स इफ इट्स ए अनरजिस्टर्ड फर्म. पार्टनरशिप में सीखेंगे. मैं और नायडू पार्टनरशिप में है, बट हमारी पार्टनरशिप अनरजिस्टर्ड है, मान के चलो. हमने अनुज को गुड्स बेचे 10 लाख के, बट अनुज अब हमें पैसे नहीं दे रहा है. अनुज हमारा वो डेटर है जो हमें पैसे नहीं दे रहा है. अब हम अनुज पे केस फाइल करना चाहते हैं. हम कोर्ट में गए, बोला माई बाप, राइट, अनुज पे केस है, 10 लाख रुपए अनुज नहीं दे रहा है, उसको इन्फोर्स करो वो पैसे देने के लिए. बट कोर्ट पहले बोलता है क्या तुम्हारी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है. हमने बोला अनरजिस्टर्ड, बोले निकल जाओ इधर से. अगर अनरजिस्टर्ड है तो हम तुम्हारी कभी भी कोई केस सुनेंगे नहीं. अनुज हम पे केस कर सकता है, बट हम उस पे केस नहीं कर सकते. अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट स्यू अदर पार्टीज. मैं नायडू पे केस नहीं कर सकता, मेरे पार्टनर पे, नायडू मेरे पे केस नहीं कर सकता, मैं फर्म पे केस नहीं कर सकता, केस फर्म मेरे पे केस नहीं कर सकती. अनरजिस्टर्ड फर्म के लिमिटेशंस है. अगर फर्म अनरजिस्टर्ड है तो तुम किसी और पे केस नहीं कर सकते, वो कोई और तुम पे केस कर सकता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ. अब हम लोग अनुज को बोल रहे हैं हम तो केस नहीं कर सकते तेरे पे, तू करना हम पे, फिर कोर्ट में लड़ते. वो थोड़ी हम पे केस करेगा, उसको पैसे देने, वो क्यों केस करेगा. बट अगर हमें अनुज पे केस करनी तो लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट गो, खुद को रजिस्टर करवा दो और फिर से केस डाल दो, फिर हम कर सकते हैं. समझा क्या करना होगा. अब इस केस में हमें क्या करना होगा, मुझे और नायडू को हमारे पार्टनरशिप को क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा. एंड मैंने हमने हमारा एग्रीमेंट को रजिस्टर किया एंड अब हम अनुज पे केस डाल सकते हैं. आई होप समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं. सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं. देयर वाज अ टेक्निकल डिफेक्ट. लॉ बोलता है ये एग्रीमेंट तभी इन्फोर्सेबल होगा जब तुमने उसको रजिस्टर किया, अदरवाइज नहीं. तो हम रजिस्टर कर देंगे तो फिर हम अनुज के केस किस पे भी केस ठोक सकते हैं फिर उस केस में. आई होप समझ में आ रहा है. अरे यस और नो. तो ध्यान देना, उस डिफेक्ट्स को रिमूव करो, इट बिकम्स इन्फोर्सेबल. दूसरा एग्जांपल ध्यान देना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसमें एग्जांपल में आता है, मॉड्यूल में 2 एग्जांपल दिए होंगे. कौन कौन से दिए पढ़ो. टाइम बार डेट दिया होगा, प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट, और क्या दिया पढ़ो. अच्छा, एब्सेंस इन राइटिंग दिया, लिख लेना टाइम बार डेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. टाइम बार डेट, टाइम बार्ड डेट, BARRED, डेट. सर ये क्या होता है, टाइम बार्ड डेट.
सर ये क्या होता है टाइम बार डेट? ध्यान देना, टाइम बार डेट मतलब सपोज नायडू ने मुझे 2 लाख के गुड्स बेचे ऑन क्रेडिट। नायडू ने मुझे 2 लाख के गुड्स बेचे ऑन क्रेडिट। अब नायडू क्या बोलता है? सर ये अपनी सर किधर जाने वाले? उसने मुझे पैसे मांगे नहीं, मैंने उसको पैसे दिए नहीं। नायडू के दिमाग में जब पैसे लगेंगे तब सर से मांगे, सर किधर जाएंगे? सर देंगे। ये जब इसकी ड्यू डेट थी, 1 मंथ की ड्यू डेट थी, क्रेडिट सेल हुआ, नायडू ने क्रेडिट सेल किया, 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड था। 1 मंथ के बाद मैंने नायडू को पेमेंट करना चाहिए था 2 लाख रुपए का, मैंने पेमेंट नहीं किया, नायडू ने भी मुझसे पैसे नहीं मांगे। नायडू बोलता है सर जब चाहिए तब मांग लूंगा, क्यों टेंशन लेना है? ड्यू डेट से 3 साल कंप्लीट हो गए। कितने साल? 3 years आफ्टर द ड्यू डेट। 3 साल कंप्लीट हो गए। इमेजिन करो, ड्यू डेट से 3 साल, याद रखना, पेमेंट के तारीख से 3, ट्रांजैक्शन से नहीं, पेमेंट के ड्यू डेट से। मतलब ड्यू डेट के बाद वो मुझे कभी भी पैसे मांग सकता है, बट उसने 3 साल मुझसे पैसे मांगे नहीं और मैंने उसको पैसे दिए नहीं। वो 3 साल के बाद उसको पैसे की जरूरत है। नायडू आस्क फॉर मनी। वो मुझे बोलता है कि सर देखो 3 साल पहले मैंने आपको ना गुड्स बेचे 2 लाख के। बोले हाँ बेचे थे सर, मुझे पैसों की जरूरत है, मैंने भी आपको नहीं मांगे, आपने भी नहीं दिए, पैसे दे दो। मैं बोल रहा हूं मैं नहीं दूंगा। नाउ नायडू कैन नॉट इन्फोर्स दिस डेट बिकॉज इट हैज बिकम टाइम बार्ड। 3 साल के बाद तुम पैसे नहीं मांग सकते। लिमिटेशंस एक्ट, लिमिटेशंस एक्ट ने लिखा है अगर तुम 3 साल किसी से पैसे नहीं मांगते हो तो उस केस में 3 साल के बाद ड्यू डेट क्या होता है? वो ड्यू डेट से होता है, याद रखना। जब पैसे मांगने हैं वहां से 3 साल के भीतर अगर आप पैसे रिकवर नहीं करते उससे, तो 3 साल के बाद वो डेट बन जाता है टाइम बार्ड डेट। नाउ ही कैन नॉट इन्फोर्स मी। वो कोर्ट में भी केस लेके नहीं जा सकता बिकॉज डेट हैज बिकम टाइम बार्ड। चाहे तो बैक डेट्स बुक कर या ना कर, राइट, तुम्हारे बुक्स, राइट, ये टाइम बार्ड हुआ है, राइट, मैं उसको पे नहीं कर सकता, वो मेरे से रिकवर नहीं कर सकता, कोई कोर्ट ये केस नहीं सुनेगी। 3 साल का पीरियड होता है हर डेट के केस में। ये लोन भी होता है तो भी से, तो लोन की ड्यू डेट मतलब नायडू ने मुझे लोन दिया 5 साल के बाद में मुझे पे करना है, 5 साल के बाद ड्यू डेट आ गई, तो 5 साल तो मैंने पैसे यूज किए, ड्यू डेट 5 साल के बाद आ गई, एंड फिर 3 ईयर्स, ड्यू डेट 5 साल के बाद है ना लोन की, विथ इंटरेस्ट पे करना था। 3 साल मैंने पे नहीं किया, उसने मुझे मांगे नहीं, मैंने उसको दिया नहीं, ही कुडंट रिकवर फ्रॉम मी, ना ही उसने मेरे पे कोई केस वगैरह की। तो मैडम 3 साल के बाद मतलब 5 साल के बाद 3 साल के बाद वो मुझसे पैसे मांग ही नहीं सकता। पहले तो मांग सकता है, बाद में मांग भी नहीं सकता बिकॉज इट हैज बिकम टाइम बार्ड। टाइम बार्ड डेट इट्स बोलते टाइम बार्ड बाय लिमिटेशंस, नहीं मांग सकता, दिस इज लॉ। ये तुम्हें पता होना चाहिए। अगर तुम किसी को पैसे देते हो तो 3 साल के भीतर उससे पैसे मांगो, उसमें केस डाल दो अगर नहीं देता है तो। अगर तुम 3 साल कुछ नहीं करोगे तो उस केस में 3 साल के बाद कुछ नहीं कर सकते। राइट, ये किसी को ठगने के लिए नहीं यूज करना है, ये खुद को सेव करने के लिए यूज करना है। आई होप समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं मैडम, दिस इज द लॉ। अब क्या हो गया, फिर नायडू ने मुझे बोला क्या सर आप क्या आपके बच्चों को मुंह दिखाओगे? मैंने तो, आप टीचर हो, राइट, मैंने गुड फेथ में आपको गुड्स बेचे थे, क्या क्या सोचा था सर आप बहुत अच्छे हो, ये हो, फलाना फलाना फलाना, राइट, 3 साल दिए सर मैंने आपको ट्रस्ट रखा, आज मुझे पैसों की जरूरत है, आप मेरे पैसे नहीं दे रहे हो, राइट, लानत है आप पे सर। मेरा हृदय परिवर्तन हो गया, ओ माय गॉड, क्या हो गया, क्या से क्या हो गया? मैं बोलता नायडू तूने मेरी आंखें खोल दी,
नायडू तू कल आ और 2 लाख रुपए लेके जा। 3 साल हो चुके, अब टाइम बाद हुआ है, कोर्ट में तो नहीं लेके जा सकता, बट नायडू ने बहुत सेंटी मारा, राइट। मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। मैंने नायडू को बोला, नायडू कल आ जा, ठीक है, और पैसे लेके जा। मैंने नायडू को प्रॉमिस किया, आजा कल और पैसे लेके जा। नायडू कल आ गया, राइट। ध्यान देना, नायडू नायडू कल आ गया, मेरा फिर से हृदय परिवर्तन हो गया। मैं नायडू को बोलता, नायडू नहीं दूंगा, जो करना है कर। नायडू तू इन्फोर्स नहीं कर सकता। अगर तुझे इन्फोर्स करना है ना, तो तुझे क्या करना पड़ेगा पता है क्या? तुझे मेरे से कल आ जाना, ये राइटिंग में लेना चाहिए। टाइम बाद डेट तभी इन्फोर्स किया जा सकता है जब मैंने उसको राइटिंग में दिया, अदरवाइज नहीं। टाइम बाद डेट पे करने का जो प्रॉमिस है, आई प्रॉमिस हिम टू पे द टाइम बाद डेट, वो प्रॉमिस ओरली नहीं होना चाहिए, किस में होना चाहिए? राइटिंग में होना चाहिए। अगर वो राइटिंग में नहीं है तो इन्फोर्स नहीं होगा। इवन टाइम बाद डेट टेक्निकली देखो, टाइम बाद डेट एक्चुअल में डेट है, बट टेक्निकली तुम इन्फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि इट हैज बिकम टाइम बाद। सो इसलिए मैंने एग्जांपल दिया, टाइम बाद डेट, राइट, इज टेक्निक लाइक गुड इन सब्सटेंस, सब्सटेंस में सही है, बट टेक्निकली डिफेक्ट है, इसलिए आप उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते। अगर नायडू को इन्फोर्स करना है तो मैंने राइटिंग में देना चाहिए नायडू को कि आई एम रेडी टू पे यू दैट रुपीज 2 lakhs, राइट। राइटिंग में दिया तो इन्फोर्स होगा, अदरवाइज नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पेज नंबर मैं तुम्हें बोलता हूँ, यहाँ पे आके देख लो, टेक 1 minute एंड रीड इट। पेज नंबर है सेक्शन 25 के एक्सेप्शंस में होगा, पेज नंबर आ जाओ 2.53, उसमें से पॉइंट नंबर 3 पढ़ो। 2.53 पेज पॉइंट नंबर 3 पढ़ो। टेक 2 minutes एंड रीड ऑन योर ओन। इन राइटिंग को अंडरलाइन करके रखो, राइटिंग इंपॉर्टेंट है उसमें। प्रॉमिस टू पे टाइम बाद डेट, प्रॉमिस टू पे टाइम बाद डेट, when a promise, where a promise in writing signed by the person making it or by his authorized agent is made to pay it time barred date by limitation, date barred by limitation, it is valid without consideration। उस ये समझाना है मुझे, बट टाइम बार्ड डेट तभी इन्फोर्स किया जा सकता है जब वो किस में हो? राइटिंग में हो। तो टाइम बार्ड डेट हो गया है और मैंने नायडू को प्रॉमिस किया, नायडू मैं तुम्हें 2 लाख देता हूं, तू कल लेके आ जा। नायडू ने क्या बोलना चाहिए? सर ये राइटिंग में दे दो। ओरल प्रॉमिस से तू उसको इन्फोर्स, पहले तो टाइम बाद डेट को तू इन्फोर्स ही नहीं कर सकता, पहली बात। एंड अगर बाद में मैं खुद होके तुझे बोल रहा आई एम रेडी टू पे यू रुपीज, आई एम रेडी टू पे टाइम बाद डेट, तो वो राइटिंग में है तो इन्फोर्स होगा, अदरवाइज वो वैसे इन्फोर्स होगा क्या? नहीं। मैंने उसको राइटिंग में दिया, बोला नायडू तू आजा कल पैसे लेके जा, राइटिंग में दिया। नायडू फिर से 3 साल आया नहीं, तो उस केस में फिर से वो क्या बन जाएगा? फिर टाइम बाद। 3 साल टाइम सब केस में लगता है, समझा क्या? आई होप समझ में आ रहा है। सो टाइम बाद डेट, ध्यान देना, टाइम बाद लिख देगा, इफ डेट इज नॉट रिकवर्ड, if date is not recovered within 3 years, from due date, within 3 years from due date, it becomes time bar date. It becomes which date? Time bar date. तो टाइम बार डेट मैडम सब्सटेंस में वो डेट है, बट टेक्निकली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, बिकॉज लॉ ने बोला है तुम उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते। अगर उसको इन्फोर्स करना है तो सामने वाले से क्या लेके आ जाओ? उसका प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट इन राइटिंग में लेके आ जाओ, तो ही वो इन्फोर्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कोई सेक्शन नहीं है, देयर इज नो सेक्शन। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो लाइक दे आर गुड इन सब्सटेंस, सब्सटेंस में वो सही है, द प्रॉब्लम इज देयर इज अ टेक्निकल डिफेक्ट जिसकी वजह से उनको हम इन्फोर्स नहीं कर सकते।
तो आप एग्जाम नॉट इन राइटिंग, नॉट रजिस्टर्ड, नॉट साइंड, और एग्जांपल दे सकते हो टाइम बाद डेट। तुम उसको है ना टेक्निकल डिफिकल्ट, जो टेक्निकल डिफिकल्ट से निकाल दो, अपने आप तुम उसको क्या कर सकते हो, इन्फोर्स कर सकते हो। आई होप मेरे यहाँ पे ये भी कंप्लीट हो गया। कौन सा, आ जाओ पेज नंबर बोलो क्विक। हम कहां तक डिस्कस किए थे, ये हुआ है क्या बोलो मुझे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। व्हाट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? एन एग्रीमेंट विच इज बाइंडिंग एंड enforceable, agreement which is binding and enforceable, it contains all essential elements of the valid contract। तो मिनिमम 11 होने चाहिए, वो पूरे के पूरे 11 है। व्हाट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? वॉइड के पहले वॉइडेबल आया, मैंने वॉइडेबल सिखाया है। एन एग्रीमेंट which is enforceable by law at a option of one or more parties thereto, but not a option of other or other parties is a voidable contract। समझ में आ रहा है क्या? अरे यस और नो, तीन सिचुएशंस मैंने बोले थे। when the consent of the party is not free, it becomes voidable contract। अरे यस और नो। दूसरा मैंने बोला था when a person promises to do something for another person, तुमने प्रॉमिस किया है किसी और के लिए कुछ करने के लिए, बट कोई और तुम्हें वो प्रॉमिस परफॉर्म ही नहीं करने दे रहा है, बट the other person prevents him from performing his promise, right? The contract becomes voidable at the option of first person। मैंने एग्जांपल दिया था तो हम और शिंदे मैडम का, तो हमने शिंदे मैडम को प्रॉमिस किया था मैं तुम्हें घर पे ड्रॉप करूंगा, राइट? शिंदे मैडम उसको ड्रॉप ही नहीं करने देती है। नाउ इट इज राइट, शिंदे मैडम हैज डिनाइड द परफॉर्मेंस, शिंदे मैडम उसको परफॉर्मेंस, उसके प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं करने देती है। तो सोम बोलता है चलो शिंदे मैडम की जगह मैं किसी और को ड्रॉप करता हूं। अब ये बोल रहे तू ऐसे कैसे कर रहा है, बोल रहे यू राइट, तूने ही मुझे परफॉर्म करने से मना कर दिया। नाउ इट इज वॉइडेबल एट ए ऑप्शन ऑफ सोहम। वो बोलता है ठीक है चल तुझे भी ड्रॉप करता हूं इसके साथ, इट्स फाइन। समझ में आ रहा है क्या? तो राइट देन ध्यान देना, वेयर तीसरी केस क्या थी, टाइम का था। वेयर ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस टू परफॉर्म ए वर्क विद इन स्पेसिफाइड टाइम could not perform within that time, then it is avoidable at the option of promising। अगर हम तुम्हें बोलते कि हम तुम्हारी बैट एक तारीख तक कंप्लीट करेंगे, राइट, मैं एग्जाम के लिए कंप्लीट करेंगे, मैं एग्जाम भी हो गई फिर भी हम कंप्लीट नहीं करें, इमेजिन करो, तो उस केस में एट योर ऑप्शन यू कैन रिसिंड द कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है क्या? आगे यस यस, और तुम क्लास को ही नहीं आएगा सर, शिंदे मैडम बोलती है सर मैं क्लास क्यों नहीं आऊंगी, तो आप मुझे रिफंड दोगे? नहीं, हमने परफॉर्म किया तुम नहीं आए। समझ में आ रहा है क्या? अरे यस सर। नेक्स्ट मैडम, डिस्टिंक्शन बिटवीन पीआईएमपी, डिस्टिंक्शन बिटवीन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। पहले तो बात, सबसे पहले आना चाहिए, इधर लिख लेना .1, इधर है ना जगह .1, किधर है वो, पेज नंबर बोलो, है ना जगह बाजू में? हाँ, पॉइंट नंबर 1 होना चाहिए सेक्शन। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन कौन सा है? 2J एंड वॉइडेबल का 2I। तो पहला पॉइंट तो तुमने सेक्शन लिखना चाहिए, पहला डिफरेंस तो सेक्शन होना चाहिए। फिर ये 2 होगा, फिर ये 3 होगा, 4 5 6, एंड अगर तुम्हें बढ़ाना है 7 तो तुम एग्जाम्पल लिख सकते हो। इतने सारे एग्रीमेंट से एक आधा एग्रीमेंट दोनों में चिपका दो, एग्जाम्पल भी दे सकते हो तुम लोग, 7 पॉइंट्स हो सकते हैं। तो हर डिफरेंस में पहले सेक्शन है तो सेक्शन लिखना, नहीं है तो लिखना नॉट नो सेक्शन।
एक में सेक्शन है दूसरे में नहीं, तो लिख देना, राइट? समझ में आ रहा क्या? ओके, मीनिंग व्हाट इज void contract? The contract which ceases to be enforceable is a void when it ceases to be enforceable. वही लिखा होगा, डेफिनेशन दी होगी. Voidable contract and agreement which is enforceable at the option of one or more of the parties but not a option of other and others, other person and others. अरे समझा क्या? Yes. In enforceability, void contract is not at all enforceable. Voidable contract is enforceable at the option of aggrieved party. Enforceable at the option of the aggrieved party and not at the option of other party. कॉज क्या है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के पीछे तीन कॉजेस है. मैंने बोला वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के पीछे तीन कॉजेस है. चेंज इन सर्कमस्टांसेस, चेंज इन द लॉ, द डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर. ये तीन केसेस की वजह से इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू परफॉर्म एंड इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में भी तीन रीजंस है. फर्स्ट रीजन बोलो मुझे, राइट, व्हेन द कंसेंट इज नॉट फ्री. दूसरा, व्हेन द प्रोमिसी डज नॉट allow promiser to perform his promise, and तीसरा, when promiser fails to complete the contract within the time. समझ में आ रहा है क्या? अरे yes or no? तीन cases, causes. A contract becomes void due to change in the law or change in the circumstances beyond the contemplation of the parties. contemplation मतलब उनके सोच के दायरे के बाहर. डिफिकल्ट नहीं बोल रहा हूं, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म होना चाहिए, डिफिकल्ट टू परफॉर्म नहीं. समझ में आ रहा है क्या? ए कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इफ कंसेंट ऑफ द पार्टी इज नॉट फ्री, प्लस लिख लेना प्रोमिसी डजंट अलाउ promiser to perform his promise, plus promiser fails to perform within the specified time. तीनों में से कुछ भी चलेगा, ठीक है? विद इन द स्पेसिफाइड टाइम. डन. तीन केसेस ना. सो एग्रीड पार्टी के ऑप्शन पे वो हो जाता है, राइट? एग्रीड पार्टी के ऑप्शन पे हो जाता है क्या? वॉइडेबल. अरे समझ में आ रहा है? जल्दी लिखो जरा, चिंता दिमाग मौत की निशानी, फास्ट करो जरा. क्लियर है? नेक्स्ट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कैन void कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो सकता है? नो, void कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म. voidable contract can be performed at the option of aggrieved party. Aggrieved party does not, if aggrieved party does not within reasonable time exercises his right to avoid the contract, any party can sue the other party for claiming the performance. एक रीजनेबल टाइम के भीतर नायडू ने हाँ या ना बोलना चाहिए. अगर नायडू उस रीजनेबल टाइम में हाँ भी नहीं बोलता है, ना भी नहीं बोलता है, तो उस केस में अनुज उस पर इन्फोर्स कर सकता है, नायडू अनुज पे इन्फोर्स कर सकता है. अगर तुम उसको रिसीव नहीं करते हो तो यू कैन आस्क फॉर द परफॉर्मेंस. इफ द एग्रीड पार्टी डज नॉट रिसीव द कॉन्ट्रैक्ट, देन देयर राइट अदर पार्टीज, राइट पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट ईच अदर. राइट, परफॉर्मेंस क्लेम कर सकते हैं. इसमें परफॉर्मेंस क्लेम हो ही नहीं सकता. अब वो मर गया, शिंदे मैडम उसके सामने रो रही है, क्यों शादी नहीं कर रहा है, क्यों नहीं शादी कर रहा है? नहीं करेगा मैडम, वो मर गया है. हाउ कैन यू क्लेम परफॉर्मेंस? यू कैन नॉट. अगर शादी करनी होगी तो तुम्हें भी मरना होगा और तुम जन्नत में शादी कर सकते हो, बट इधर तो शादी नहीं हो सकती मैडम. एंड ध्यान देना, उधर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है? नेक्स्ट, नंबर 6, राइट्स. राइट्स मैडम, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कोई राइट्स देते हैं? नहीं. डज नॉट ग्रांट एनी लीगल रेमेडी टू द पार्टी. नो राइट्स, बट
वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीड पार्टी के पास राइट होता है टू एक्सेप्ट और टू अफर्म और टू रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट. द पार्टीज हुज कंसेंट वाज नॉट फ्री, एक्चुअली उन्होंने लिखना था एग्रीड पार्टी, इधर लिखना द एग्रीड पार्टी. एग्रीड पार्टी, एग्रीड पार्टी, ये हुज कंसेंट डिलीट कर दो बिकॉज खाली वो नहीं होता है, बाकी भी होता है. द एग्रीड पार्टी an aggrieved party has a right to rescind the contract within the reasonable time. If so rescinded, it becomes void contract. If it is not rescinded, it becomes a valid contract. Right? Void contract में किसी का right नहीं रहता है. Voidable contract में aggrieved party के पास right होता है affirm करना या rescind करना within reasonable time. Yes. हाँ, अराइज हो जाएंगे. यस, बराबर है, वही तो मैं बोला. कॉन्ट्रैक्ट का तो दोनों के एक दूसरे के अगेंस्ट राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अराइज होते हैं. देन इनलीगल कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर देना, इट्स नॉट कॉन्ट्रैक्ट, इट्स एग्रीमेंट. ये गलत टाइप किया उन्होंने, ठीक है. इट इज एन एग्रीमेंट. An agreement which the law forbids to be made, forbidden by law, forbidden by law, quickly, ठीक है, forbidden by law. 5-10 मिनट एक्सटेंड होगा, कोई दिक्कत नहीं. which is forbidden by law, which is forbidden by law. The court will not enforce such contract but also connected contracts. वही तो मैं बोल रहा हूं, कोर्ट खाली उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करेगा, उसके कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स को भी इन्फोर्स नहीं करेगा. कनेक्टेड मतलब कोलैटरल एग्रीमेंट्स भी वॉइड बन जाएंगे, अनइन्फोर्सेबल बन जाएंगे. अरे समझ में आ रहा है क्या? ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड, अंडरलाइन दिस, सब सेंटेंस इंपॉर्टेंट है. ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरली इलीगल. डिस्पाइट दिस देयर इज अ सिमिलरिटी बिटवीन देम in both the cases that they are void ab initio and cannot be enforced by law. दोनों void है, दोनों void है, illegal भी void है, void भी void है, दोनों agreements void है. हाँ, but each void is not illegal, each illegal is not void. Sorry, each illegal is void, but each void is not illegal. Contract that is immoral or opposed to public policy are illegal in nature. Similarly, if R agrees with S to purchase brown sugar मतलब ये बोलो रे, ब्राउन शुगर मतलब हाँ, वो इलीगल सब्सटेंस है. ड्रग का टाइप है क्या? देखो वो बोल रहा है हाँ, आई डोंट नो. ए ब्राउन शुगर है ना, इलीगल आइटम है, लिख लेना, इलीगल सब्सटेंस. मुझे लगा तुम लोगों को पता होगा. illegal substance. Similarly, if R agrees with S to purchase brown sugar, it is an illegal agreement. Yes. देखो क्या लिखा है, वॉइड वर्सेस इलीगल, इसमें एक ऐड कर देना सेक्शन. वॉइड एग्रीमेंट 2E 2EF GH जी होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के पहले. वॉइड एग्रीमेंट 2G नो सेक्शन. मीनिंग नहीं लिखा उन्होंने, आप मीनिंग लिख सकते थे, ठीक है. स्कोप, all void agreements are
not illegal. All void agreements are not necessarily illegal, but all illegal agreements are always void. ये तो क्लियर है सबको? Nature. Void agreements are not forbidden by law, but illegal agreements are forbidden by law. Punishable. Parties are not liable for any punishment. Illegal agreements के parties are liable for punishment. Collateral agreements. It is not necessary that agreements collateral to void agreements may also become void. They may also valid. But agreements collateral to illegal agreements are always void. यही तो मैंने बोला था. अरे समझा क्या? ये डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट होंगे. Anyone has doubt? And the last one, unenforceable contract, where a contract is good in substance. Underline this word, good in substance, but because of some technical defect, right? One or both parties cannot enforce it. It is described as unenforceable contract. A bought goods from B in 2018, but no payment was made till 2022. 4 साल हो गए. B cannot sue A for the payment in 2022 as it has crossed the 3 years and barred by Limitations Act. Limitations Act है, उसके अंदर ये time barred date हुआ है. A good date becomes unenforceable. Good date becomes unenforceable after a period of 3 years as barred by Limitations Act. Similarly, an agreement to transfer immoral property should be in written for being enforceable. अगर वो ओरल है, तुम्हें एक्चुअल में प्रॉपर्टी बेचनी है, सामने वाले को एक्चुअल में प्रॉपर्टी बाय करनी है, बट तुमने एग्रीमेंट ओरल किया है, ये इन्फोर्स नहीं होगा. लॉ क्या बोलेगा, कोर्ट क्या बोलेगा, इसको राइटिंग में लेके आ जाओ, रजिस्टर कर देना, हम इन्फोर्स करेंगे, हो जाएगा. समझ में आ रहा है क्या? इमोरल प्रॉपर्टी के एग्रीमेंट हमेशा राइटिंग में होने चाहिए. इंश्योरेंस के एग्रीमेंट हमेशा राइटिंग में होने चाहिए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लोन का एग्रीमेंट हमेशा राइटिंग में ही होना चाहिए. दैट इज रिक्वायर्ड बाय अदर लॉज. मतलब सिंपल इसमें हमने देखा था, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स के केस में स्पेशल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ती है, राइटिंग, विटनेस, रजिस्टर. अगर वो नहीं है तो इन्फोर्सेबल नहीं होते, वो अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स है. सब्सटेंस में सही है, गुड है, बट गुड इन सब्सटेंस, बट देयर इज सम टेक्निकल डिफेक्ट. एनी वन हैज डाउट? हम कहां तक कंप्लीट किए देखो. यहां से ध्यान देना. नेक्स्ट सेशन से वी आर स्टार्टिंग विथ प्रपोजल, ऑफर. ध्यान देना, नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रपोजल ऑफर के इसेंशियल एलिमेंट समझेंगे. अभी हमने क्या समझा पता है क्या? कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, उसके इसेंशियल एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझे. अब जो फर्स्ट इसेंशियल एलिमेंट है एग्रीमेंट, सेक्शन 10 का जो फर्स्ट इसेंशियल एलिमेंट है एग्रीमेंट. एग्रीमेंट इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. अब हम ऑफर को डिटेल में समझेंगे, उसके बाद एक्सेप्टेंस को डिटेल में समझेंगे, दैट इज यूनिट नंबर 1. फिर हम कंसिडरेशन को डिटेल में समझेंगे, दैट इज यूनिट नंबर 2. एंड बाकी के जो 4 एलिमेंट है वो डिटेल में समझेंगे, दैट इज यूनिट नंबर 3. मतलब यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 इज ऑल अबाउट इसेंशियल एलिमेंट्स ओनली. समझ में आ रहा है क्या? उसके बाद हम राइटिंग प्रैक्टिस ले सकते हैं, बिकॉज जब तक इसेंशियल एलिमेंट्स ही कंप्लीट नहीं होते तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने में यूनिट 3 हो जाएगा. मतलब कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन पूरा कंप्लीट होने में यूनिट 3 हो जाएगा. यूनिट 2 छोटा है, यूनिट 1 बड़ा है. यूनिट 2 2 या 3 लेक्चर का ही है, 3 सेशंस का ही है. यूनिट 3 टू कंसिडरेशन है एंड यूनिट 2 कंसिडरेशन है. उसके बाद वाला कौन सा है? आ जाओ, यूनिट 3, राइट. अदर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. फर्स्ट जो इसेंशियल एलिमेंट है ये वाला, आ जाओ. पेज नंबर बोलो मुझे. हाँ, ये एग्रीमेंट वाले है ना, एग्रीमेंट, दैट इज यूनिट नंबर 1. फोर्थ कंसिडरेशन तो दिख रहा है, फोर्थ वो यूनिट नंबर 2 है एंड बाकी सारे यूनिट नंबर 3 है.
बाकी सारे कौन से? यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 है। एंड जब यूनिट नंबर 3 हो जाएगा तब हमारा क्या बोलेंगे हम? राइट, राइट, हमारा एक्चुअल में इसेंशियल एलिमेंट्स कंप्लीट होगा। और ये जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है ना, ये जस्ट थ्रू जजमेंट्स वगैरह आए, इसके कोई चैप्टर्स नहीं है, इनके अलग अलग चैप्टर्स है, 3 चैप्टर्स है, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3। आई होप समझ में आ रहा है, क्लियर है? यस।